बात है कर आधार का विस्तार। ठीक, कर आधार का विस्तार करना है। ठीक, क्या करना है? कर आधार का विस्तार करना है। ठीक, तो आखिर ये कर आधार क्या होता है? वो सभी चीजें जिस पर कर लगता है उसे कर आधार कहते हैं। वो सभी चीजें जिस पर कर लगता है उसे कर आधार कहते हैं। सभी चीजें जिस पर कर लगता है उसे क्या कहते हैं? कर आधार कहते हैं। अब अगर हम कहेंगे कि कर आधार का विस्तार करने का मतलब, वो सभी चीजें जिस पर कर लगता है उनका विस्तार कर दो। जैसे मान लीजिए कर आधार में आता है आय, इनकम, कर आधार में आता है प्रॉफिट, बिक्री, आयात, ये सब क्या है? कर आधार होते हैं। जैसे जब भी टैक्स लगता है, इनकम पर लगता है, आय पर लगता है, इनकम पर टैक्स लगता है ना, व्यक्ति की इनकम पर इनकम टैक्स लगता है, कंपनियों की इनकम पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो आय क्या है? ये कर आधार हुआ, इस पर टैक्स लग रहा है। तो कर आधार का विस्तार कर दो, अर्थात लोगों की आय बढ़ा दो तो टैक्स बढ़ जाएगा, कंपनियों की आय बढ़ा दो टैक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के आधार पर इनकम टैक्स लगता है तो कंपनियों के आधार पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो आधार बढ़ा दो, आधार बढ़ा दो। जैसे मान लो प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, प्रॉफिट का आधार बढ़ा दो। बिक्री पर आधार टैक्स लगता है, जीएसटी किस पर लगती है? बिक्री पर, बिक्री बढ़ा दो। आयात पर टैक्स लगता है, आयात बढ़ा दो। आयात बढ़ाओगे टैक्स अपने आप बढ़ जाएगा, बिक्री बढ़ाओगे टैक्स अपने आप बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ाओगे टैक्स अपने आप बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ाओगे टैक्स अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कर आधार का विस्तार कर दीजिए। कहा जाता है कर आधार का विस्तार कर दीजिए। तो हमें पढ़ना है कर आधार का विस्तार। टॉपिक क्या है हमारा? कर आधार का विस्तार। तो चूंकि कर आधार का विस्तार पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ना है कर आधार है क्या, टैक्स बेस है क्या, परिभाषा क्या है। तो परिभाषा में हमने लिखा है कि टैक्स बेस में, कर आधार में वह सब सम्मिलित होता है जिस पर कर लगाया जाता है। यानी जिन जिन चीजों पर टैक्स लगाया जाता है उन सभी चीजों को क्या कहते हैं? कर आधार कहते हैं। जिन जिन चीजों पर टैक्स लगाया जाता है उन सभी चीजों को क्या कहते हैं? कर आधार कहते हैं। ठीक, तो कर आधार क्या हो गया? तो याद रखिएगा, जिन जिन चीजों पर टैक्स लगाया जाता है उन चीजों को क्या कहते हैं? कर आधार कहते हैं। अब है कर आधार के विस्तार का क्या मतलब है? कर आधार तो समझ लिया, यहां हमने लिखा है कर आधार का विस्तार। तो कर आधार के विस्तार का मतलब है क्या है? तो याद रखिएगा, जब सरकार कर आधार का विस्तार करना चाहती है तो वह कर की दरें नहीं बढ़ाती है, वह कर की दरें नहीं बढ़ाती है, बल्कि लोगों की आय में वृद्धि कर देती है, लोगों की संपत्ति में वृद्धि कर देती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब सरकार कर आधार का विस्तार करना चाहती है तो लोगों पर कर की दर बढ़ाने के बजाय लोगों की आय और लोगों की संपत्ति में वृद्धि करने की कोशिश करती है। अर्थात सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की पहल करती है। सरकार कहती है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाएंगे। क्या कहती है? हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाएंगे, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाएंगे, हम आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएंगे। इससे लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास संपत्ति बढ़ेगी, और इनकम और संपत्ति अगर बढ़ती है तो हमारा क्या बढ़ेगा? टैक्स अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार कहती है कि हम अपने खजाने में पैसा लाने के लिए टैक्स की दरें नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हम आर्थिक गतिविधियों का सृजन करेंगे। इन आर्थिक गतिविधियों से लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा, लोगों की संपत्ति बढ़ेगी, और इससे हम क्या करेंगे? हम कर आधार, हमारा कर आधार बढ़ा हो जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? ठीक, अब एक शब्द होता है कि व्यापक कर आधार और संकीर्ण कर आधार। एक शब्द होता है व्यापक कर आधार और ठीक संकीर्ण कर आधार। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, व्यापक कर आधार किसे कहते हैं और संकीर्ण कर आधार किसे कहते हैं। ठीक, व्यापक कर आधार किसे कहते हैं और संकीर्ण कर आधार किसे कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी कर के क्षेत्र में आने वाले लोगों की संख्या के आधार पर व्यापक या संकीर्ण होता है। यानी कर आधार यदि अधिक है, अर्थात करदाता अधिक है, तो वह व्यापक कर आधार हो गया। करदाता की संख्या कम है तो संकीर्ण कर आधार हो गया। यानी जब हमारे पास करदाताओं की संख्या अधिक होती है तो हम कहते हैं कर आधार व्यापक होता है। अगर हमारे पास करदाताओं की संख्या कम होती है तो कहते हैं कर आधार संकीर्ण होता है। कर आधार संकीर्ण होता है। अर्थात यदि आपको कर आधार बढ़ाना होगा तो करदाताओं की संख्या क्या करनी होगी? बढ़ानी होगी। करदाताओं की संख्या कैसे बढ़ेगी? जब सरकार कहेगी हम लोगों की संपत्ति में इजाफा कर रहे हैं, हम लोगों के इनकम में इजाफा कर रहे हैं, हम लोगों के प्रॉफिट में इजाफा कर रहे हैं। और ये कैसे होगा? जब सरकार आर्थिक गतिविधियां अधिक सृजन करेगी, यानी देश की इकोनॉमी में बूम होगा। ठीक, देश की इकोनॉमी में बूम होगा। तो जब भी देश की इकोनॉमी में बूम होता है तो करदाताओं की संख्या बढ़ती है और कर आधार व्यापक हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं। एक टैक्स है लग्जरी टैक्स। ठीक, यह लग्जरी टैक्स केवल महंगी वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो महंगी वस्तुओं की खरीदारी कम लोग करते हैं तो लग्जरी टैक्स को कम ही लोग देते होंगे। तो लग्जरी टैक्स किसका उदाहरण है? संकीर्ण कर का उदाहरण है। भी वस्तुओं पर लगाया जाता है जो महंगी वस्तुएं होती हैं। ठीक, जो महंगी वस्तुएं होती हैं उन महंगी वस्तुओं पर लग्जरी टैक्स लगता है। तो जाहिर सी बात है, यदि महंगी वस्तुओं पर लग्जरी टैक्स लग रहा होगा तो महंगी वस्तु कम लोग खरीदते हैं। जब महंगी वस्तु कम लोग खरीदते हैं तो लग्जरी टैक्स भी कम ही लोग देते होंगे। तो लग्जरी टैक्स जब देने वाले करदाताओं की संख्या ही कम है तो लग्जरी टैक्स किसका उदाहरण होगा? लग्जरी टैक्स हो जाएगा संकीर्ण कर का उदाहरण। ठीक, वहीं दूसरी तरफ जीएसटी अधिकतम वस्तुओं पर लगाया जाता है। और चूंकि जीएसटी अधिकतम वस्तुओं पर लगाया जाता है तो यह व्यापक कर आधार का उदाहरण है। जीएसटी आप भी देते हो, हम भी देते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जीएसटी नहीं देता होगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जीएसटी ना देता होगा। अरे 20 रुपए का भी सामान खरीदेंगे तो जीएसटी देना पड़ता होगा। ठीक, आर्यन कह रहा है सर ये गोल्ड पर लगता है क्या? नहीं, गोल्ड पर जीएसटी लगती है। या 2 करोड़ का घड़ी खरीद रहे हैं ये लोग, लग्जरी टैक्स, रोलेक्स की घड़ी खरीद रहे हैं, 5 करोड़ वाली घड़ी खरीद रहे हैं तब लग रहा है। ठीक, 4 लाख रुपए वाला कपड़ा खरीद रहे हैं, 2.5 लाख रुपए वाला परफ्यूम खरीद रहे हैं, रोल्स रॉयस की कारें खरीद रहे हैं, तब सब लग्जरी टैक्स लगता है। सोने पर जीएसटी लगती है। महंगा डायमंड खरीद रहे हैं तब लग्जरी टैक्स लगता है। समझ में आ गया बात? सोना तो सब लोग खरीदते हैं, थोड़ा बहुत सोना तो सब लोग खरीदते हैं। लेकिन वही जीएसटी की बात देख लो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीएसटी नहीं देता है। ठीक, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीएसटी नहीं देता है।
तो जीएसटी किसका उदाहरण हो जाएगा? जीएसटी व्यापक कर का उदाहरण हो जाएगा। अब भारत सरकार की वर्तमान रणनीति क्या है कि कैसे वो अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाए? टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की जो वर्तमान सरकार की रणनीति है वो ये है, सरकार कह रही है कि हम टैक्स की रेट नहीं बढ़ाएंगे, हम टैक्स बेस बढ़ाएंगे, यानी हम कर आधार को बढ़ाएंगे। ठीक, कर आधार को बढ़ाएंगे। समझ में आ गई बात? हम कर आधार को बढ़ाएंगे। तो आइए, वर्तमान सरकार कर आधार बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? तो दरअसल भारत में कर आधार बढ़ाने की शुरुआत 1991 के आर्थिक सुधारों से ही हो गई। 1991 के आर्थिक सुधारों में तय कर लिया गया कि सरकार कर आधार बढ़ाने पर काम करेगी। याद कीजिए, हमने आपको पढ़ा रहे थे हम राजा जी इनकम टैक्स, तो उसमें भी बताया था कि 1991 में राजा जी चलैया समिति बनी थी, उसने कहा था इनकम टैक्स को कम कीजिए। हम पढ़ा रहे थे आपको कॉर्पोरेट टैक्स, तो उसमें भी बताया था कि राजा जी चलैया ने कहा था कि कॉर्पोरेट टैक्स कम कीजिए। यानी 1991 के सुधारों से ही धीरे 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 बात चलने लगी कि हमको टैक्स कम करना है और कुछ अन्य काम करना है जिससे हमारा टैक्स बेस बढ़ जाए, हमारा कर आधार बढ़ जाए। और 1991 के सुधारों से ही एक ही रणनीति पर सरकारें चली। हर सरकार इधर ही चली कि कैसे कैसे हम धीरे 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 टैक्स को कम करें और टैक्स बेस को बढ़ा दें। तो आइए, 1991 के सुधार के बाद ही भारत सरकार कर आधार के विस्तार की ओर काम कर रही है। देखते हैं कैसे। जैसे सरकार ने लगाया एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ढेर सारे लोग शामिल हुए, कर आधार बढ़ा। सरकार ने लगाया मैट, 1996-97 में आई, देखिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगता है, इससे भी जो जीरो टैक्स कंपनियां बच जाती थी वो भी करके दायरे में आ गई। सरकार लेकर के आई 2012 में, बताए थे एंजल टैक्स। एंजल टैक्स के लगने से जो ब्लैक मनी व्हाइट हो रही थी वो भी टैक्स के दायरे में आई। सरकार ने नोटबंदी की थी 2016 में। नोटबंदी किसका प्रयास था कि जो काला धन वो समाप्त हो जाए और अगर वापस आए तो व्हाइट बन जाए। सरकार ने लगाया जीएसटी। जीएसटी भी क्या है? कर आधार का विस्तार ही करता है। सरकार लेकर के आई गूगल कर। ठीक, सरकार लेकर के आई गूगल कर। सरकार ने क्या कहा कि हम इक्विलाइजेशन लेवी लगाएंगे। 2016 में सरकार ने कहा हम इक्विलाइजेशन लेवी लगाएंगे। इसी इक्विलाइजेशन लेवी को गूगल टैक्स कहा गया। सरकार क्रिप्टो टैक्स लेकर के आई। सरकार ने कहा क्रिप्टो करेंसी को हम लीगल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी बेच करके फायदा कमाता है तो उस पर हम एक टैक्स लेंगे जिसे क्रिप्टो टैक्स कहा जाएगा। सरकार ने कहा जितनी बिटकॉइन हम इसको लीगल नहीं कर रहे हैं या भारत में इलीगल है, लेकिन भारत सरकार इसको मान्यता नहीं देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, भारत सरकार ने कहा हम इसको मान्यता नहीं देते हैं, ये हमारी करेंसी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि क्रिप्टो करेंसी बेच खरीद करके पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, आय कमाता है, तो मुझसे टैक्स लेंगे और इसी को कहा गया क्रिप्टो टैक्स कर कहा गया। इसके अलावा सरकार ने एक अप्रत्याशित कर लगाया जिसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं, अभी आगे बता रहे हैं, विंडफॉल टैक्स कहते हैं, ये लगाया और इससे भी कर आधार का विस्तार हुआ। ठीक, साथ साथ ये भी कहा सरकार ने कि अधिक लेन देन के लिए हम टीडीएस के प्रावधानों का विस्तार करते हैं। ठीक, कंपनियों पर नकेल कसी की आप जो सैलरी देती हैं, टीडीएस का पैसा खुद अपने सैलरी के लोगों से काटिए और काट करके हमारे खजाने में जमा कर दीजिए। साथ साथ ये भी कहा सरकार ने कि जो भी बड़े लेन देन होंगे उनमें पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। बिना पैन नंबर के लेन देन नहीं होंगे, क्योंकि बिना पैन नंबर के लेन देन नहीं होंगे, इससे क्या होगा, हर लेन देन सरकार की नजर में आ जाएंगे और जब सरकार की नजर में आ जाएंगे तो अगर कोई कर चोरी हो रही होगी तो वो कर चोरी पकड़ ली जाएगी। इससे भी कर आधार का विस्तार होगा। ठीक, सरकार ने साफ कह दिया है कि 2 लाख से अधिक का कोई पेमेंट करते हैं, कोई खरीदारी यदि 2 लाख से अधिक का करते हैं तो उस खरीदारी को कैश में नहीं कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट द्वारा ही कर सकते हैं। उस खरीदारी को डिजिटल पेमेंट के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक, इससे क्या होगा कि जब बड़ी खरीदारी आप जाएंगे 10 लाख का कोई सामान खरीदने और आपने कैश में दे दिया तो ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, लेकिन कैश में दे ही नहीं सकते हैं। जब आप डिजिटल देंगे, 10 लाख का सामान खरीदा, डिजिटल दिया, पैन जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स विभाग को पता चल जाता है, वो आपको फोन करता है, लो भाई साहब कहां है, तो आप कहेंगे हम घर पहुंचने वाले हैं, तो बोलेंगे हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, तो आप पूछेंगे कौन, तो बोलेंगे भाई इनकम टैक्स वाले हैं, तो हमको हिसाब दीजिएगा। तो जब आपने अपनी इनकम ही नहीं दिखाई है, इनकम टैक्स ही नहीं दिया, 10 लाख रुपया कहां से लाए खरीदारी करने के लिए? समझ में आ गई बात? ठीक, समस्या हो गई? कोई नहीं हो गई? तो ये है कर आधार के विस्तार के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। बताइए, कर आधार वाला सारा मामला समझ में आ गया? यानी कर आधार क्या है? तो कर आधार वो कुछ और कुछ भी नहीं है, जिन जिन चीजों पर कर लगता है उन्हें कर आधार कहते हैं। जैसे आय पर कर लगता है, प्रॉफिट पर कर लगता है, आयात पर कर लगता है, बिक्री पर कर लगता है, तो ये आय, प्रॉफिट, आयात, बिक्री, ये कर आधार हो गया। अब कर आधार के विस्तार का मतलब क्या है? तो कर आधार के विस्तार का मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि हम समाज, मार्केट में, बाजार में, देश में ऐसी आर्थिक गतिविधियों का सृजन करें कि ढेर सारे लोगों का इनकम, संपत्ति, प्रॉफिट बढ़े, जिससे कर आधार का विस्तार हो, हमारे पास ज्यादा पैसा है। और कर आधार के लिए 1991 से लेकर अब तक क्या क्या किया गया? तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगाया गया, एंजल टैक्स लगाया गया, नोटबंदी की गई, जीएसटी आया, गूगल कराया, क्रिप्टो कराया, विंडफॉल टैक्स आया, टीडीएस के प्रावधान करे किए गए, पैन को अनिवार्य किया गया खरीदारी के लिए, डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य किया गया। ये सब कर आधार के विस्तार के प्रयास किए गए। शिक्षा का एकदम समझ में आ रहा है, अंजलि का एकदम समझ में आ रहा है, दुर्गा का एकदम समझ में आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सेनवेट क्या होता है? बताइए। देखिए, पहले सेनवेट लाया गया, फिर मूड वेट लाया गया, फिर वैट लाया गया, फिर सब कुछ को समाप्त करके इनकी जगह जीएसटी ला दी गई। जब जीएसटी लाया गया तो वैट एक टैक्स लगता था, उसको समाप्त कर दिया, जिसे कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। तो चूंकि वैट भी समाप्त किया जा चुका है, सेन वैट भी समाप्त किया जा चुका है, मूड वैट भी समाप्त किया जा चुका है, ये सब कुछ समाप्त करके इन सबकी जगह पर जीएसटी ला दिया गया है। इसलिए हमने इनको नहीं बताया, सिर्फ जीएसटी बताया, क्योंकि जब ये सारे समाप्त किए जा चुके हैं तो उनको जानने का कोई मतलब नहीं है। अगर जीएसटी नहीं लागू की गई होती, वैट चल रहा होता तो हम वैट जरूर बताएं। फिर से सुन लीजिए, वैट, सेन वैट, मूड वैट, ठीक, ये सारे टैक्स समाप्त किए जा चुके हैं और इन्हीं की जगह जीएसटी लाई गई है। याद कीजिए, पिछली क्लास में हम बताए थे कि जीएसटी में कौन कौन कर शामिल किए गए। हमने कहा था ये सारे कर जीएसटी में शामिल कर लिए गए हैं, इसलिए जीएसटी पढ़ना है, इन करों को नहीं पढ़ना है। सबको आ गया? कर आधार का विस्तार आ गया? ठीक, बताए? ठीक, हाँ, तो जो वैट वैट जो खत्म हो गया, इकोनॉमी में जो चीजें खत्म हो गई उसे नहीं पढ़ा जाता है, तो पूरा साल इकोनॉमी पढ़ते रह जाओगे। ठीक ना? तो उसके लिए परेशान मत हो। वैट क्या है? ठीक, सेन वैट क्या है, मूड वैट क्या है, में पढ़ा था नहीं? ठीक, एक कारण नई सरकार जीएसटी के लिए किया गया था। ठीक, सब आगे समझ में आ गया? अब एक दो बातें और। सरकार ने कुछ टैक्स माफी योजनाएं बताई की हुई हैं, बस ये और विंडफॉल टैक्स बनना है। सरकार ने कुछ टैक्स माफी
ठीक, योजनाएं चलाई हुई है। तो आइए कुछ टैक्स माफी ठीक योजनाओं की बात करते हैं। ठीक, आइए टैक्स माफी योजनाओं की बात करते हैं। इसे टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी कहते हैं। समय समय पर सरकार टैक्स माफी योजनाएं लेकर के आती है। ठीक, टैक्स माफी योजनाएं लेकर के आती है। तो आइए देखते हैं टैक्स माफी योजनाएं क्या है। एक बात जान लीजिएगा, भारत में कुछ लोग कर चोरी करते हैं। भारत में कुछ लोग क्या करते हैं? कर चोरी करते हैं। भारत में कुछ लोग क्या करते हैं? कर चोरी करते हैं। आप भी जान गए होंगे। ठीक, दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसे हम कर चोरी कर दे, कैसे कर चोरी कर दे, कैसे कर चोरी कर ले। तो कुछ लोग टैक्स चोरी करते हैं। सरकार क्या है? सरकार समय समय पर चाहती है कि जिन लोगों ने चोरी कर ली है, कर चुरा लिया है, वे भी सरकार की कर व्यवस्था में आए और कर चुका है। सरकार बीच बीच में कभी कभी कहती है कि भैया मैं जानता हूं आप चोरी किए हुए हैं, तो हर 2-4 साल पर 1-2 साल के लिए सरकार कुछ विशेष योजनाएं लेकर के आती है। और उन योजनाओं में सरकार कहती है जिन जिन लोगों ने कर चोरी की हमारी इस योजना में शामिल हो जाइए, इसके तहत पुराने पैसे का भुगतान कर दीजिए, हम आपको दंड नहीं देंगे, हम आप पर मुकदमे नहीं चलाएंगे। तो सरकार जो समय समय पर 2-1 साल के लिए बीच बीच में योजनाएं लेकर आती है जो कर चोरों के लिए होती है, जिसमें सरकार कहती है पुराना चोरी किया हुआ भुगतान कर दीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। इन्हीं योजनाओं को टैक्स माफी योजनाएं भी कहते हैं। इन्हीं योजनाओं को क्या कहते हैं? टैक्स माफी योजनाएं कहते हैं। ठीक, इन्हीं योजनाओं को टैक्स एमनेस्टी स्कीम कहते हैं। यानी कुल मिला करके बात ये हो गई कि जैसे मान लीजिए टैक्स सिस्टम चल रहा है। अब चोरवा तो सब तो चोर तो होते ही होते हैं। टैक्स चोरी करने वालों ने जुगाड़ लगा लिया, टैक्स चोरी कर रहे हैं, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, नई दायरे में आ रहे हैं। तो 10-20 साल पर बीच में कभी कभी 2-1 साल के लिए सरकार जब बजट लेकर आती है तो उस बजट में वो कुछ योजनाएं लेकर के आती है जिन्हें टैक्स माफी योजनाएं कहा जाता है। और इन टैक्स माफी योजनाओं के तहत सरकार 1-2 साल का कुछ विशेष छूट दे देती है और कहती है इन योजनाओं के तहत आप आ जाइए, जो टैक्स चोरी किया भर दीजिए, आप पर कोई केस मुकदमा नहीं करेंगे। ठीक, अभी जो टैक्स माफी योजनाएं चल रही हैं थोड़ा उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए अभी कौन कौन सी टैक्स माफी योजनाएं चल रही हैं, ठीक, इनकी बात करते हैं। उसके पहले थोड़ा इन टैक्स माफी योजनाओं की विशेषताओं को भी आपको बताते हैं। जैसे इन टैक्स माफी योजनाओं की विशेषता यह है कि इन योजनाओं के पालन करने वालों पर अपराध का आरोप नहीं लगता। सरकार कहती है इस योजना में आ जाइए, हम आपको अपराधी नहीं मानेंगे। सरकार कहती है हमारी योजना में शामिल हो जाइए, हम आपको अपराधी नहीं मानेंगे। दूसरी बात सरकार कहती है ठीक अलग अलग योजनाओं में सरकार अलग अलग योजनाओं में लेकर के कहती है कि हम कभी आप पर जुर्माना लगाएंगे, कभी जुर्माना नहीं लगाएंगे। यानी अलग अलग टैक्स माफी योजनाओं का प्रावधान होता है। कुछ टैक्स माफी योजनाओं में सरकार कहती है कि जो लोग आएंगे कर तो देना ही पड़ेगा, हमको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो कभी कभी टैक्स माफी योजनाएं लेकर के सरकार आती है और कहती है कोई बात नहीं, सिर्फ कर ही दे दो, जुर्माना नहीं देना। अर्थात यह अनिवार्य नहीं है कि टैक्स माफी योजनाओं में जुर्माना लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ याद रखिएगा जो टैक्स माफी योजनाएं होती हैं वह कुछ विशिष्ट समय के लिए ही होती हैं, हमेशा के लिए नहीं होती हैं। जब भी कोई योजना लाई जाती है टैक्स माफी योजनाएं, ठीक, तो सरकार कह देती है देखिए 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी इस 1, 2 साल, 3 साल के भीतर ही जो व्यक्ति इस योजना में शामिल होंगे उन्हें ही इस टैक्स माफी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण टैक्स माफी योजनाओं के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक, एक टैक्स माफी योजना है जिसका नाम है सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना। यह 2019-20 के बजट में लाई गई थी। इस योजना का नाम है सबका विश्वास, फिर से सुन लीजिए, योजना का नाम है सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना। क्या नाम है? सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना। यह योजना 2019-20 के बजट में लाई गई थी। यह योजना 2019-20 के बजट में लाई गई थी। समझना बात को, यह योजना किसमें लाई गई थी? 2019-20 के बजट में लाई गई थी। योजना का नाम क्या है? टैक्स माफी योजना क्या थी? सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना। यह योजना एक प्रकार की टैक्स माफी योजना है जो 2019-20 के बजट में लाई गई थी। यह योजना क्यों लाई गई थी थोड़ा इसके बारे में समझाते हैं। देखो, जब जीएसटी लागू हुई ना, तो जीएसटी से पहले एक टैक्स लगता था जिसे सर्विस टैक्स कहते थे, सेवा कर कहते थे, और एक टैक्स लगता था जिसे उत्पाद शुल्क कहते थे, एक्साइज ड्यूटी कहते थे। ये 2 टैक्स लगते थे जीएसटी के पहले। यानी जीएसटी के पहले क्या लगता था? सर्विस टैक्स था। अब वही ना कई लोग कहेंगे सर सर्विस टैक्स तो नहीं बनाएंगे, सर्विस टैक्स शामिल हो गया जीएसटी में, कहां बनाए? जीएसटी के पहले उत्पाद शुल्क था जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते थे। ठीक, उत्पाद शुल्क था, यह जीएसटी के पहले था। इन दोनों को जीएसटी में शामिल कर लिया गया। ये दोनों को जीएसटी में शामिल कर लिए गए। अब जब जीएसटी में ये दोनों शामिल कर लिए गए, जिस दिन शामिल कर लिए गए, जिस दिन से जीएसटी लागू की गई, उस दिन से तो ये जीएसटी का हिस्सा बन गए। लेकिन जिस दिन जीएसटी लागू की गई उस दिन के पहले, जब जीएसटी लागू हो गई उस दिन के पहले, ठीक, कई लोग थे जिनके सेवा कर भी बकाया थे और उत्पाद शुल्क भी बकाया थे। यानी जब जीएसटी लागू की गई तब तो ये लोग जीएसटी में आ गए, लेकिन जीएसटी के पहले कई ऐसे लोग थे जिनके सर्विस टैक्स भी बकाया थे और उनके उत्पाद शुल्क भी बकाया थे, और इन लोगों ने दिया नहीं था तो इनसे संबंधित विवाद था, यानी कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा था। तो जीएसटी में सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स शामिल तो कर लिए गए, लेकिन ढेर सारे ऐसे लोग थे जिनका जीएसटी लागू होने से पहले जिन्होंने सर्विस टैक्स भी नहीं चुकाया था, उत्पाद शुल्क भी नहीं चुकाया था, और कई लोगों के इस पर विवाद भी कोर्ट में चल रहे थे। सरकार ने 2019-20 में निर्णय लिया कि हमको जीएसटी लागू हुए किए हुए 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 17 में लागू हुई, और अभी भी जीएसटी के पहले जो सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स के मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। तो सरकार एक योजना लेकर के आई जिसका नाम है ठीक सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना। और इस योजना में सीधे सीधे कह दिया गया कि मुकदमे से कुछ नहीं होगा, हम अभियोजन से पूर्ण माफी दे देंगे, अर्थात हमारी इस योजना में शामिल हो जाइए। सरकार ने कहा कि हमारी इस योजना में चल क्यों नहीं रहा? सरकार ने कहा क्या हो गया? सरकार ने कहा कि जिन जिन लोगों पर सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स देने का मुकदमा चल रहा है वे आए, चुपचाप अपना बकाया कर जमा करें,
यानी जो टैक्स जमा है वो जमा करें, जो टैक्स देना वो जमा करें, ठीक। जो आप पर जुर्माना लगाया गया उसमें भी हम छूट दे देंगे, जो आप पर दंड लगाया गया उसमें भी हम छूट देंगे, और आप पर मुकदमा उठा लेंगे, पूर्णतः आपको फ्री कर देंगे। समझ में आ गई बात? यानी कुल मिला जुला करके बात कुछ यूं है कि ये लेकर के आती है 1 जुलाई 2017 से लगा था जीएसटी, सरकार लेकर के आती है जीएसटी, ठीक, जीएसटी लेकर के आती है, और 2017 में जीएसटी लेकर के आती है। जीएसटी से पहले जो सेवा कर है, ठीक, वो भी चल रहा था, और जो उत्पाद शुल्क है वो भी चल रहा था, ठीक। इन दोनों को जीएसटी में शामिल कर लिया गया। लेकिन सरकार देखती है कि भाई जीएसटी में शामिल कर लिया गया, जीएसटी तो कंटिन्यू है, लेकिन कई लोगों ने, जिन्होंने ये दोनों टैक्स नहीं चुकाए थे, लोगों ने टैक्स नहीं चुकाए थे, टैक्स नहीं दिए थे, इन पर क्या चल रहा था? कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था। तो सरकार ने कहा कि अरे भैया 2019-20 आ गया, 2019-20 आ गया, तब तक मुकदमा लड़ोगे। सरकार ने कहा कि जो आप टैक्स नहीं दिए थे वो आइए और पेमेंट कर दीजिए, आइए और पेमेंट कर दीजिए, बाकी जो आप पर जुर्माना लगा है, ठीक, उसे हम माफ करते हैं, उसे हम माफ करते हैं, आप पर सारा मुकदमा हटा लिया जाएगा, आइए टैक्स चुका दीजिए। इसी योजना को कहा गया सबका विश्वास, इसी योजना को कहा गया सबका विश्वास, सबका विश्वास विरासत समाधान योजना। और कहा गया कि चूंकि सेवा कर और उत्पाद शुल्क दोनों जीएसटी में शामिल हो गए हैं, फिर भी सेवा कर और उत्पाद शुल्क से संबंधित मुकदमे चल रहे हैं, इन मुकदमों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसलिए बजट 2019-20 में यह बात कही गई कि हम सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना को ले आते हैं। सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना, समझ गए? ठीक, बताया जाए, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ, मुझसे जुड़ो, बताया जाए बच्चा पार्टी, ठीक। वो मोंटी कह रही आप कितने क्यूट बच्चे हो, सिर्फ बात ही करते रहती है, वो कह नहीं रही, आप लोगों पर कमेंट कर रही है। बताओ थोड़ा, अरे भैया थोड़ा मेरी भी बात सुन लो। ऐसा यही आपका नोट्स है, आपको पीडीएफ में डाल दिया जाता है, आपको दो नोट्स दिए जाते हैं, एक ये दे दिया जाता है, दूसरा एक नोट्स तैयार करके दे दिया जाता है, ठीक है। आपको बनाने की इच्छा हो तो इसी को दोबारा अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, बाकी कोई नोट्स नहीं, ठीक। हम अपनी तरफ से आपको 2 नोट्स देते हैं, समझ गया रुस्तम? नैन्सी समझ गई? वचन है, ये भी कौन शैतान नहीं है। अब देखो 19-20 में क्या आया, बजट 2020-21 में एक और योजना आई, बजट 2020-21 में एक और योजना आई, जिस योजना को कहा गया विवाद से विश्वास योजना, जिसे कहा गया, ठीक, विवाद से विश्वास योजना, ठीक। क्या कहा गया? विवाद से विश्वास योजना, ठीक, विवाद से विश्वास योजना। क्या कह रहा है? विवाद से विश्वास योजना में कहा गया कि जिन लोगों पर भी कर का विवाद चल रहा है, यानी जो लोग विवादित कर वाले हैं, अर्थात सरकार कह रही है तुमको 100 करोड़ देना, वो कह रहे हैं हमारा 25 करोड़ बनता है, और कोर्ट में जाकर के मुकदमा लड़ रहे हैं। सरकार कहती है ना 100 करोड़ बनता है, कहते ना 25 करोड़ बनता है, और कोर्ट से मुकदमा लड़ रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि एक काम करो, ठीक, तुमको हम एक निश्चित समय दे रहे हैं, हम तुमको 1 साल का समय दे रहे हैं, ठीक। इस समय के भीतर, इस निश्चित अवधि के भीतर जो विवादित कर पर मुकदमा चल रहा है, तुम उसका पेमेंट कर दो, यानी विवादित कर का क्या कर दो? पेमेंट कर दो। अगर तुम पेमेंट कर दोगे तो हम मुकदमे में भी छूट दे देंगे, जो हमने ब्याज लगाया है वो भी छूट दे देंगे, जो हमने जुर्माना लगाया है वो भी छूट देंगे। होता क्या है कि जैसे मान लो किसी का कर डिस्प्यूट हो गया, 100 करोड़ का टैक्स देना है, वो 25 करोड़ दिया है, तो सरकार वसूली करने जाती है, कोर्ट भाग जाता है, तो कोर्ट में मुकदमा करता है, सरकार कहती है 100 करोड़ बनता है, वो कहता है 25 करोड़ बनता है। और सरकार क्या करती है कि जितना उसने टैक्स नहीं दिया है उन सारे टैक्स को जोड़ करके जुर्माना ठोक देती है कि टैक्स तो दोगे ही दोगे, जुर्माना भी दोगे, साथ साथ जितने दिन तक नहीं देता है सरकार ब्याज लगाती रहती है। तो सरकार कह रही है कि इस योजना में आ जाओ, इस योजना में आ जाओ, आपको ब्याज से जुर्माने से पूरी छूट मिल जाएगी, आपको ब्याज से, ठीक, जुर्माने से पूरी छूट मिल जाएगी। यानी सरकार कह रही है हमारे इस विवाद से विश्वास योजना में शामिल हो जाइए, सरकार कह रही है कि हमारे इस विवाद से विश्वास योजना में शामिल हो जाइए। और जब आप हमारे इस विवाद से विश्वास योजना में शामिल हो जाएंगे, हमारे इस विवाद से विश्वास योजना में शामिल हो जाएंगे, तो हम आपसे केवल कर की राशि लेंगे, जो ब्याज लगाया है वो भी नहीं लेंगे, जो जुर्माना लगाया है वो भी नहीं लेंगे, और जो मुकदमा चल रहा है सब मुकदमा उठा लेंगे। जाइए मस्ती से अपना काम कीजिए। ये है विवाद से विश्वास योजना, जो बजट 2020-21 में लाई गई थी। इसके बाद बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 में एक और योजना लाई गई, जिसे कहते हैं विवाद से विश्वास और सबका विश्वास, विवाद से विश्वास और सबका विश्वास योजना। 2022-23 में एक योजना लाई गई जिसे कहते हैं विवाद से विश्वास और सबका विश्वास योजना, विवाद से विश्वास, ठीक, और सबका विश्वास योजना। यह बजट 2022-23 में लाई गई। यह विशेष करके इनकम टैक्स की जो लोग चोरी करते हैं उनके लिए लाई गई, ठीक। जिन लोगों ने इनकम टैक्स नहीं दिया है, इनकम टैक्स की चोरी की है, उनके लिए यह योजना लाई गई। अर्थात सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने इनकम टैक्स की चोरी की है या जिन लोगों ने इनकम टैक्स का भुगतान समय से नहीं किया है, इसको लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा है सरकार और उनके बीच, तो उनके विवाद को सुलझाने के लिए हम बजट 2022-23 में विवाद से विश्वास और सबका विश्वास योजना लेकर के आ रहे हैं। सरकार ने कहा कि हमारी इस विवाद से विश्वास और सबके विश्वास योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति आता है, जितना टैक्स उसका बकाया है उसको चुकाता है। सरकार ने कहा कोई व्यक्ति आता है और जितना टैक्स बकाया है उसको चुकाता है, प्लस जितना बकाया है उसका 20% जुर्माने के रूप में देता है। यानी किसी का मान लीजिए 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स बकाया हो, तो सरकार कह रही है 1 करोड़ दे दीजिए और 20% जुर्माना यानी 20 लाख और दे दीजिए, 1 करोड़ 20 लाख दे दीजिए, हम आपको क्षमा करते हैं, कोई केस मुकदमा आप पर नहीं करेंगे, इस योजना में आप शामिल हो जाइए। तो सरकार ने कहा इस योजना में शामिल हो जाइए और हम आपको
मुक्त कर देते हैं, टैक्स दे दीजिए और टैक्स का 20% जुर्माना दे दीजिए। समझ में आ गई बात? ठीक, तो ये है टैक्स माफी योजनाएं। ठीक, ये है टैक्स माफी योजनाएं। समझ गए? अब एक और बात चल रही है, बताइए, यहां तक बात हो गई ना? ये है टैक्स माफी योजनाएं। किसी कोई दिक्कत? बताए भाई। अगर टैक्स नहीं दोगे तो सब सिस्टम भी बढ़िया चाहिए, टैक्स नहीं दोगा, ये सब योजनाएं भी चल रही है, ठीक ना? कर आई विकास कर रहा है, मैं भाग जाऊंगा मारी सॉस देते हैं, इतना देते हैं पूछ मत। ये तो श्रम करना पड़ेगा ना। और याद रखना, इतनी इकोनॉमी पढ़ करके आप लोग जान लिए हो, सिर्फ श्रम से कमाई नहीं होती है। नहीं तो सड़क पर जो गड्ढा खोद रहा है ना, वो भी खूब देता। सड़क पर जो गड्ढा खोद रहा है ना, लेबर और मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन करता है यार? कहां टैक्स दे पाता है? रिक्शा वाले से ज्यादा मेहनत कौन करता है? गर्मी में रिक्शा चला पाता है। किसान से ज्यादा मेहनत कौन करता है? कौन करता है? सिर्फ श्रम से आप पैसा नहीं कमा सकते, श्रम के साथ दिमाग भी होना चाहिए। और दिमाग कैसे आता है? दिमाग लाने का एक मात्र तरीका है कि आपके तक ज्ञान ले जाया जाए, शिक्षा लीजिए। ज्ञान नहीं होगा तो राजनीति कहां से करेगा? आप अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कर सकते। आप जाएंगे टैक्स हेवन में, टैक्स हेवन पढ़िए, तभी ना सोच रहे हो टैक्स हेवन में भाग जाएंगे। तुमने खुद पैसा कमा, माजी का बर्बाद भी पक्का। एक डायरेक्ट टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड, प्रत्यक्ष कर संहिता। ठीक, प्रत्यक्ष कर संहिता क्या है भाई? सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है, हमने लिख दिया एकदम क्या है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएगा क्या है। सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है, सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है कि एक प्रत्यक्ष कर संहिता बनाई जाए। क्या बनाई जाए? प्रत्यक्ष कर संहिता बनाई जाए, डायरेक्ट टैक्स कोड बनाया जाए। तो क्या होगा इसमें? तो सरकार कह रही है कि इसमें जितने भी प्रत्यक्ष कानून हैं, जितने भी हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक, इन सबको सरल बना दिया जाए और इन सबको युक्त संगत बना दिया जाए, लॉजिकल बना दिया जाए। यानी केंद्र सरकार कह रही है, ठीक, इस बात पर विचार कर रही है, केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है, केंद्र सरकार ठीक ठीक विचार कर रही है। और केंद्र सरकार विचार ये कर रही है कि क्यों ना हम जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं उनको सरल बना दिया जाए और उनको लॉजिकल बना दिया जाए, युक्त संगत बना दिया जाए। तात्पर्य यह है कि कुछ डायरेक्ट टैक्स को हटा दिया जाए, कुछ की दरें बहुत अधिक हैं उनको कम कर दिया जाए। शायद मोदी जी पूर्व बहुमत में आए होते तो इनकम टैक्स को बहुत कम करने की बात किए थे, इसको भी बहुत आगे ले जाने वाले थे। अब क्या करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर पूर्व बहुमत में आए होते तो ये करते। अब आगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता है। ठीक, तो कुल मिलाजुला करके बात ये हुई, सरकार विचार कर रही है डायरेक्ट टैक्स कोड पर, प्रत्यक्ष कर संहिता पर। इस प्रत्यक्ष कर संहिता में सरकार कह रही है कि हम हमारे बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स है, बहुत कठिन है, इनको सरल बना दें, बहुत आसान बना दें। ठीक, और दूसरी चीज, कई डायरेक्ट टैक्स हमारे इलॉजिकल हैं, अर्थात बहुत अधिक हैं, उनको हम क्या करते हैं? कम करते हैं। इसी को कहा गया है डायरेक्ट टैक्स कोड, अर्थात प्रत्यक्ष कर संहिता। भारत सरकार द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है, जिस प्रपोजल में सरकार कह रही है कि हम एक डायरेक्ट टैक्स कोड की ओर जाएंगे, हम एक प्रत्यक्ष कर संहिता बनाएंगे जिसमें जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनको कम भी करेंगे और लॉजिकल भी करेंगे। तो कोई पूछे डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, तो आप सीधे बताएंगे कि डायरेक्ट टैक्स कोड भारत सरकार द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव है जिसमें सरकार कह रही है कि हम डायरेक्ट टैक्स को कम भी करेंगे और लॉजिकल भी करेंगे, कम भी करेंगे और लॉजिकल भी करेंगे। यही है डायरेक्ट टैक्स कोड। अब इसके उद्देश्य क्या है, थोड़ा इन पर बात करते हैं। इन पर इनके उद्देश्य क्या है, थोड़ा इन पर बात करते हैं। आखिर डायरेक्ट टैक्स कोड क्यों ला रही है सरकार, थोड़ा इन पर बात करते हैं। तो सरकार कह रही है कि जितना भी हमारे प्रत्यक्ष कर कानून है हमारे देश में, जो डायरेक्ट टैक्स ला है, चूंकि अलग अलग कर है तो अलग अलग कानून है, अलग अलग कर का विवाद होता है तो अलग अलग कानूनों से अदालतों में उनका निर्णय लिया जाता है। सरकार कह रही है इन जो इतने अलग अलग कानून है सबकी संरचना को हम एकल और सरल बना देंगे, यानी एक ही प्रकार का कानून रहेगा। डायरेक्ट जैसे जीएसटी से संबंधित विवादों के लिए एक ही प्रकार का कानून है, वैसे सरकार कर रही है कि डायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एंजल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, सबके लिए अलग अलग कानून है, एक ही कानून बना देंगे ताकि विवाद समाप्त हो। ठीक, सरकार कह रही है कि हम डायरेक्ट टैक्स कोड में आयकर, कॉर्पोरेट कर और अन्य प्रत्यक्ष करों को एक ही में शामिल कर लेंगे। जैसे जीएसटी में दुनिया भर के टैक्स शामिल हो गए हैं, वैसे सरकार करे इसमें हम सारे टैक्सों को मिलाकर के एक ही कर में शामिल कर लेंगे। जैसे जीएसटी के पहले दुनिया भर के टैक्स लिए जाते थे, जीएसटी में एक ही टैक्स लिया जाता, वैसे सरकार करिए दुनिया भर के आयकर है उनके लिए हम एक ही कर बना देंगे और इसी का स्लैब बना देंगे। जो व्यक्तिगत इनकम वाले हैं वो नीचे वाले स्लैब में रहेंगे, जो कॉर्पोरेट वाले हैं जो ऊपर वाले स्लैब में रहेंगे, एक ही बना देंगे। ठीक, सरकार करिए जो नई नई स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम तमाम प्रकार के कर में छूट दे देंगे। सरकार कह रही है कि जो करदाता है, टैक्स पेयर है, और जो कर संग्राहक है, कर संग्राहक कौन है? सरकार है। सरकार कह रही है कि जो करदाता और कर संग्राहक है इनके बीच बहुत विवाद हो जा रहा है, बहुत लंबी मुकदमेबाजी होती है। एक प्रकार का सरल और सहज कानून ले आकर के आएंगे, एक प्रकार का टैक्स लेकर के आएंगे, तो इनके बीच जो विवाद है इनका समाधान करना भी उचित होगा। ठीक, तो अभी देखते हैं प्रत्यक्ष करों की स्थिति क्या है, डायरेक्ट टैक्स की स्थिति क्या है। ठीक है, क्या सरकार ने बनाई है अखिलेश रंजन समिति। ठीक, और ये बनाई थी 2017 में। सरकार ने अखिलेश रंजन समिति से कहा कि जो हमारा आयकर अधिनियम 1961 है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, थोड़ा उसकी समीक्षा कीजिए, थोड़ा उसकी क्या कीजिए, समीक्षा कीजिए। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, थोड़ा इनकी क्या कीजिए, समीक्षा कीजिए।
यानी अखिलेश रंजन समिति से कहा गया कि आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 की समीक्षा कीजिए और हमारे सामने आप प्रस्ताव रखिए, एक प्रत्यक्ष कर संहिता की, एक डायरेक्ट टैक्स कोड का प्रस्ताव रखिए। तो अखिलेश रंजन समिति ने डायरेक्ट टैक्स कोड का प्रस्ताव, जिसे डीटीसी का प्रपोजल भी कहा जाता है, सरकार के सामने रख दिया है। 2017 में ही बनी थी और सरकार के सामने रख दिया है। इस कार्यकाल के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी दो महत्वाकांक्षाएं थी। एक, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, बैंकों का निजीकरण कर दिया जाए, और डीटीसी को लागू किया जाए। अगर वो बहुमत में आए होते तो जरूर कहते, उन्होंने कह दिया था कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन और डीटीसी को, एसबीआई को छोड़कर के सभी सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और साथ साथ हम डायरेक्ट टैक्स कोड को लागू करेंगे। जैसे इनडायरेक्ट में हम जीएसटी लेकर के आए, वैसे डायरेक्ट टैक्स कोड में हम डीटीसी को लेकर के आएंगे। ये दोनों बातें चल रही थी सरकार के भीतर की, मैं बात बता रहा हूं। अब चूंकि उनको बहुमत नहीं है, ये होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, फिलहाल अब तक जितना हुआ है, ठीक, उसको देखते हैं। तो अब तक जो हुआ है, अखिलेश रंजन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, अखिलेश रंजन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और अखिलेश रंजन समिति ने ठीक कुछ मुख्य बातें कही है। सरकार से कहा है कि जो लाभांश वितरण कर है इसे तुरंत समाप्त कीजिए। सरकार ने कहा हम ढेर सारी चीजों समाप्ति कर दी है, इसको 2020 में सरकार ने समाप्त भी कर दिया। तो अखिलेश रंजन समिति ने कहा था इसको समाप्त कीजिए, सरकार ने इसको समाप्त भी कर दिया है। अखिलेश रंजन समिति ने भी कहा कि मैट को समाप्त कीजिएगा, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को समाप्त कीजिए। ठीक, उन्होंने कहा था सेस, इसको थोड़ा गलत हो गया, सेस और सरचार्ज को समाप्त कीजिए। अखिलेश रंजन समिति ने कहा कि सेस और सरचार्ज को समाप्त कीजिए। ठीक, तो डायरेक्ट टैक्स कोड में अखिलेश रंजन समिति ने क्या क्या कहा है इसको बताता हूं। सरकार ने, अखिलेश रंजन समिति ने कहा लाभांश वितरण कर को समाप्त कीजिए। ठीक, 2018 में रिपोर्ट दी थी, कहा था, सरकार ने 2020 में समाप्त किया इसे। इन्होंने कहा कि अखिलेश रंजन समिति ने कहा मैट को भी समाप्त कीजिए, सरकार ने कहा विचार कर रहे हैं। ठीक, साथ साथ इन्होंने कहा कि सेस को भी समाप्त कीजिए और सरचार्ज को भी समाप्त कीजिए, सरचार्ज को भी समाप्त कीजिए, इसको भी समाप्ति की बात चल रही है। अखिलेश रंजन समिति ने कहा कारपोरेट टैक्स को भी कम कीजिए, सरकार कहा ठीक है, सितंबर 2019-20 में कारपोरेट टैक्स भी कम कर दिया गया। ठीक, इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स का सरलीकरण कीजिए, बहुत जटिल है आपका इनकम टैक्स, सरकार ने कहा विचार कर रहे हैं, डीटीसी में लाएंगे। ठीक, इन्होंने कहा कि जो आप कर में छूट देते हैं समय समय पर कोई छूट मत दीजिए, कोई टैक्स माफी योजना मत लाइए, सबसे वसूली कीजिए। ठीक, साथ साथ ये कहा कि जितने भी टैक्स लॉ हैं, जितने भी कर कानून हैं, उनको सरल कर दीजिए, अदालतों में वकील उलझा देते हैं। ठीक, करदाता को भी लाभ नहीं मिलता है और हमको भी लाभ नहीं मिलता है। ठीक, हो गई बात, ये है डायरेक्ट टैक्स कोड। अब सारे लोग मुझे बताएं डायरेक्ट टैक्स कोड समझ में आ गई बात? यानी डायरेक्ट टैक्स कोड और कुछ नहीं है, प्रत्यक्ष कर को सरल, सहज, आसान बना देना है, यही है डायरेक्ट टैक्स कोड। उद्देश्य इसका यह था कि ज्यादा से ज्यादा करदाता जुड़े, ज्यादा से ज्यादा कर का विवाद समाप्त हो, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए 2017 में अखिलेश रंजन समिति बनाई गई, समिति ने रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में कई चीजें सरकार लागू भी कर चुकी है। इसके बाद भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, इसके बाद जो भी भविष्य में होगा जब आएगा तो देखेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक, जायदा बताओ बिटिया। डिफॉल्ट टैक्स ये आखिरी चीज है, फिर हम आपको ले चलेंगे फिस्कल पॉलिसी की ओर। तो देखते हैं क्या है विंडफॉल टैक्स। समझ में आ गई बात? हंसते खेलते पढ़ते रहिए, पता ही ना चले हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक, एक कह रहा है सर इंडिया का मैच है, तो ये तेरा मैच है, पर वो मैच जो लोग खेल रहे हैं उनको मोटी फीस मिलती है, विज्ञापन कंपनियों से मोटी कमाई होती है, तेरे को क्या मिलेगा? पर चुपचाप। ठीक, तो दीपक कह रहे हैं कि वन टाइम क्विक रिवीजन, इसके लिए मैं हमेशा हाथ जोड़ता हूं। देखो दोस्तों, मैं जिस टॉपिक को पढ़ाता हूं उसको जब शुरू करता हूं तो एक बार कम से कम 2 बार तो पढ़ाता हूं। पहली बार में बहुत आसानी और बहुत शिद्दत से पढ़ा देता हूं, इसलिए रिवीजन में नहीं करवाता हूं। देखो ये कुल 10 मिनट का था, 1 घंटा हो गया, क्योंकि मैं भागता नहीं हूं, इसलिए क्विक रिवीजन वजन ये सब मेरी क्लास में कोई जरूरत नहीं है। ये सब 5 मिनट का क्विक रिवीजन, 5 मिनट में कुछ होता है। मैं जो टॉपिक पकड़ता हूं पूरी तासीर के साथ उसे समझा देता हूं। ठीक ना? अब आओ विंडफॉल टैक्स। जैसे मान लो कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, समझना। अब इसको मेरे साथ 1 बार 2 बार 3 बार आपने कहा है, मैंने 4 बार समझाया है, शायद आपको भूल गए। ठीक ना? स्नेहा करे सर दोनों नोट्स बनाया या बस एक ही? कोई ये बनाओ भाई, तो क्या बनाओगे? एक तुम बनाओ, एक हम। ये कोई कंपनी है, ये कोई क्या है? कंपनी है। ठीक, कंपनी अपना काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, और इस प्रॉफिट पर कंपनी को क्या देना पड़ रहा है? कारपोरेट टैक्स। यही ना बात समझाए थे, क्या देना पड़ रहा है? तो कारपोरेट टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक, मान लीजिए कोई कंपनी है, इस कंपनी का हमने बताया था टोटल खर्चा कितना है? 100 करोड़। 100 करोड़ मान लीजिए खर्चा है, कमाई है मान लीजिए 120 करोड़, ये कमाई है। ठीक, ठीक, प्रॉफिट कितना हुआ? तो 100 करोड़ खर्च करके 20 करोड़ कमा रही है, तो 20 करोड़ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 20 करोड़ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इस 20 करोड़ पर क्या देना पड़ेगा? कारपोरेट टैक्स। ठीक, यही तो हमने समझाया था। ठीक सौरभ से सर की रिवीजन के लिए आपके YouTube लेक्चर से कर लेता हूं। हाँ, अब YouTube में यही चीज मैं 1 घंटे में पढ़ा देता हूं, क्योंकि वहां एक चीज को एक ही बार बताना रहता है। सब भूल गया, ये सब कॉन्सेप्ट याद है कि भूल गया? बता भैया। ठीक, याद है कि भूल गया? अच्छा देखो बढ़िया, हमारे परमवीर सिंह लिख दिया 12% सरचार्ज में, शाबाश जिंदाबाद, तेरा इकबाल बुलंद रहे। लड़का पढ़ रहा है। हाँ, विद्यासागर करा, वहां पर भी 2 बार बताए थे। तो ये तो कारपोरेट टैक्स। अब आओ विंडफॉल टैक्स क्या होता है? सरकार का कभी कभी क्या होता है, बाजार में कुछ घटनाएं घट जाएगी,
बाजार में कुछ घटनाएं घट जाएगी और इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। कंपनी नहीं कुछ कर रही है, बाजार में कुछ ऐसी घटना हो गई कि कंपनी का सामान खूब बिका, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, अचानक बढ़ गया कुछ दिन के लिए। 100 करोड़ लगा के जो कंपनी 120 करोड़ में माल बेच रही थी, 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी, पता चला बाजार में कुछ घटना हो गई, 1-2 साल 6 महीने के लिए 100 करोड़ लगा रही है, 200 करोड़ का माल बेच रही है, अर्थात जो प्रॉफिट 20 करोड़ था वही बढ़कर के 80 करोड़ हो गया। तो सरकार कहती है अरे ये आपको अप्रत्याशित लाभ हुआ है, या ये आपका अप्रत्याशित प्रॉफिट है, या आपका विंडफॉल है। सरकार कह रही है एक्चुअल प्रॉफिट आपका 20 करोड़ का है, लेकिन बाजार में कुछ घट गया जिसके कारण आपका विंडफॉल हो गया, आपको अप्रत्याशित लाभ हो गया। तो सरकार कहती है जब अप्रत्याशित लाभ हुआ है कुछ हमें टैक्स भी दे दो, तो उस पर सरकार विंडफॉल टैक्स लगा देती है, या कुछ ही दिनों के लिए लगाया जाता है। जैसे भारत में अभी कुछ दिन पहले पहली बार विंडफॉल टैक्स लगा कच्चे तेल की कंपनियों पर। हुआ क्या देखो, हुआ कुछ यूं, ठीक, हुआ कुछ यूं। आपको याद है रूस और यूक्रेन का युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था। अब रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था, जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, उस रूस यूक्रेन युद्ध में हुआ कुछ यूं कि यूरोप और अमेरिका ने रूस से कहा हम तुम्हारा कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। रूस कच्चे तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है और रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार यूरोप है, विशेष करके जर्मनी खूब खरीदता है क्योंकि रूस के पड़ोस में है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बच जाता है। रूस से सीधे पाइपलाइन बिछा दी गई है जर्मनी तक। रूस कच्चा तेल का उत्पादन करता है, उसको पेट्रोलियम में तब्दील करता है और पाइपलाइन से जर्मनी पेट्रोल भेज देता है। तो जर्मनी भी कहता है खाड़ी देश से खरीदने जाएंगे, जहाज में भर लाएंगे, यहां पाइपलाइन से आ जा रहा है, ठीक समझना, यहां पाइपलाइन से आ जा रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो रूस का जितना पेट्रोलियम खरीदा जा रहा था, रूस का जितना पेट्रोलियम खरीद रहा था यूरोप और अमेरिका आ गए यूक्रेन के पक्ष से और उन्होंने कहा कि हम रूस से पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, यानी रूस के पेट्रोलियम पर उन्होंने रोक लगा दी। अब रूस बेचारा परेशान, पेट्रोल का उत्पादन खूब कर रहा है, यूरोप अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है, वो सब खरीद ही नहीं रहे हैं, जिसमें यूरोप सबसे बड़ा खरीदार है, यूरोप का हम खरीदवा नहीं करेंगे, अमेरिका ने रोक लगा दिया है। अब रूस बेचारा क्या करेगा? दूसरी तरफ रूस खुद युद्ध में फंसा हुआ है, पेट्रोल अधिक है, खरीदार समाप्त, तो रूस क्या करेगा? रूस ने कहा कि हम पेट्रोल का दाम आधा कर रहे हैं, अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद ले, यानी खूब पेट्रोल सस्ता कर दिया। अमेरिका ने धमकाया कोई नहीं पेट्रोल तुम्हारा खरीदेगा, जो खरीदेगा ठीक नहीं होगा। अमेरिका डराते रहता है, ठीक। अमेरिका ने धमकी दी, भारत सीना तान के खड़ा हो गया। भारत ने कहा हम पुराना वाला भारत नहीं है, कोई धमका देगा हम चुप हो जाएंगे, हम आंख में आंख डाल करके बात करने वाले भारत हैं। वो दिन गया कोई धमका देता था हम चुप हो जाते थे, अब नहीं हम चुप होंगे। भारत ने कहा हम रूस से तेल खरीदेंगे। भारत ने कहा हमारा फायदा भी है और रूस हमारा पुराना दोस्त है, तो भारत ने कहा हम रूस से तेल खरीदेंगे। अब हुआ क्या कि ये मान लीजिए रूस है, ठीक, ये रूस है, भारत ने कहा हम इससे सस्ता तेल खरीदेंगे। इंडिया कह रहा है कि हमें क्या, हमें तो सस्ता मिल रहा है। भारत ने कहा रूस से कि सस्ता तेल खरीदेंगे, भारत ने कहा हम सस्ता तेल खरीदेंगे, सस्ता तेल खरीदेंगे, ठीक। और जब भारत ने कहा रूस से हम सस्ता तेल खरीदेंगे तो जितनी भी भारतीय कंपनियां आई, कहीं बाबा बाबा मजा आ गया। बस भारत की तमाम प्राइवेट कंपनियों ने, मान लो रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ही है, इसने क्या किया, भारत की कंपनियों ने, इंडियन कंपनीज में, भारत की कंपनियों ने क्या किया, ये मान लीजिए ठीक, ये भारतीय कंपनियां हैं, तो भारतीय कंपनियों ने क्या किया, इससे सस्ता, रूस से क्या किया, सस्ता तेल खरीदा, सस्ता तेल खरीदा, सस्ता तेल मिल गया, ठीक। अब सस्ता तेल खरीद करके पुनः इसको बेच दिया यूरोप से। यूरोप से कहा तेल लोगे, यूरोप वाला कहा हम लेंगे, भारतीय कंपनियों ने कहा बेच दिया यूरोप से, इसे महंगे में बेचा, यानी जो मार्केट रेट था महंगे में बेचा। भारत अब तक तेल खरीद के पैसा कमाता था, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की कंपनियों ने पहली बार तेल बेच के पैसा कमाया और इन कंपनियों के पीछे सीना तान करके भारत सरकार खड़ी थी। प्रधानमंत्री ने कहा डरो मत, वो भारत नहीं है जो डर जाता है, खरीदो उससे कच्चा तेल, खूब सस्ता तेल खरीदो और बेचो पूरे यूरोप को। बाद में तो हद यह हुआ, खुद भारतीय कंपनियों से अमेरिकी कंपनियों ने भी तेल खरीदा, महंगे पर तेल खरीदा, ठीक, समझ में आ गई। अब ये जो इंडियन भारतीय कंपनियों ने सस्ता तेल खरीद करके महंगे पर बेचा, इससे इंडियन कंपनी का अचानक कुछ दिन के लिए प्रॉफिट बहुत बढ़ गया, ठीक। भारत सरकार ने कहा अब इनका प्रॉफिट क्या हो गया, इन कंपनियों का बढ़ गया। भारत सरकार ने कहा जो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा है इसका कारण तुम नहीं हो, इसका कारण बाजार है और हम हैं, इसका कारण बाजार है और हम हैं। भारत सरकार ने कहा कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटी है, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, इससे ऐसा माहौल बना है कि आज यूरोप सीधे रूस से तेल नहीं खरीद पा रहा है, तो तुम खरीद करके बेच रहे हो, तो तुम बहुत खुश मत हो। इसके पीछे ये जो तुम्हारा अचानक प्रॉफिट बढ़ा है, इसके पीछे घटनाएं हैं, आर्थिक घटनाएं हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध है और दूसरी तरफ हम हैं। सरकार ने कहा ये जो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा है ये तुम्हारा विंडफॉल है। क्या है? विंडफॉल है, अर्थात अप्रत्याशित लाभ है। विंडफॉल को हिंदी में कहते हैं अप्रत्याशित लाभ, अचानक हो गया। तो सरकार ने कहा चूंकि अचानक लाभ है हम इस पर एक टैक्स भी लेंगे, हम इस पर एक टैक्स भी लेंगे, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा गया। अर्थात विंडफॉल टैक्स वह टैक्स है जो किसी कंपनियों को हुए अप्रत्याशित लाभ पर लगाया जाता है, अप्रत्याशित लाभ पर लगाया जाता है। समझ में आ गई बात? बताओ बच्चा पार्टी, बताओ। ये करा है सरकार तुम्हारे ट्यूशन टीचर की तरह है, बताया जाए तो वही कहानी है, आ जाओ समझ लो।
तो विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स उन कंपनियों पर लगाया जाता है जिनके बारे में यह माना जाता है कि उन्होंने बाजार की अनुकूल परिस्थितियों के कारण जरूरत से ज्यादा लाभ कमाया है। इसे अप्रत्याशित कर भी कहते हैं। यूरोप, अमेरिका और अन्य धनी देशों में यह ऊर्जा कंपनियों पर लगाया जाता है। यूरोप, अमेरिका इत्यादि यह ऊर्जा कंपनियों पर लगाते हैं। ठीक, भारत की स्थिति क्या है? तो विंडफॉल टैक्स का कॉन्सेप्ट भारत में पहली बार 1970 में आया था। एक दो पर लगा, हटाया गया, कुछ हुआ नहीं। ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट आया था 1970 में। जुलाई 2022 में, कब? जुलाई 2022 में ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने पहली बार कच्चे तेल का व्यापार करने वाली कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया। यानी भारत में ऊर्जा कंपनियों पर कब विंडफॉल टैक्स लगा? तो जुलाई 2022 में, और इसे अप्रैल 2023 में हटा लिया गया। विंडफॉल टैक्स अस्थायी नहीं होता है, जितने दिन तक ज्यादा लाभ होता है उतने दिन तक ही लगता है। यानी जुलाई 2022 में लगाया गया, अप्रैल 2023 में हटा लिया गया। ठीक, कुछ दिन के लिए लगाया गया, फिर हटा लिया। अब आ जाओ, विंडफॉल टैक्स कैसे काम करता है, फंक्शन बता दे रहा हूं। यह अस्थायी टैक्स होता है, कुछ ही समय के लिए कंपनियों पर लगाया जाता है। विंडफॉल टैक्स की समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है, या कुछ ही समय के लिए लगता है। और इस टैक्स की समीक्षा कितने दिनों में पर की जाती है? हर 15 दिनों पर की जाती है। लग गया, 15 दिन बाद देखा जाएगा भैया लाभ हो रहा है इनका, ऐसा नहीं हो कि इनका नुकसान हो रहा है और हम टैक्स लगाते हैं। तो हर 15 दिन पर लगाया जा रहा है। ठीक, समीक्षा कौन करता है? तो जो हमारा एक संस्थान है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, हमारा एक संस्थान है जिसका नाम है केंद्रीय अप्रत्यक्ष, ठीक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, यही हर 15वें दिन समीक्षा करता है। एक बात और ध्यान रखी जाती है कि जब भी ये टैक्स लगे, या जो लंबे समय से स्थापित कंपनियां हैं उन पर ही लगे। अगर कोई नई कंपनी तुरंत लाभ कमा रही है उस पर न लगे, जो पुरानी कंपनी लंबे समय से स्थापित कंपनी है उन पर लगे, जो किसी बाहरी कारण से प्रॉफिट गेन कर रही हो। ठीक, तो आइए, ठीक, कैसे लगा तो बताते हैं। कच्चे तेल पर ही विंडफॉल टैक्स क्यों लगा, इसको बता देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, कहानी समझ गए। अमेरिका, यूरोप ने प्रतिबंध लगाया, भारत सरकार ने खरीदा और तेल कंपनियों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। ठीक, इससे क्या हुआ? इन मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगा और सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स से कमाई किया उसको फर्टिलाइजर में निवेश कर रही है। सरकार कह रही है अपने घर थोड़े रखेंगे, हम इसको खाद बनाने में निवेश करेंगे। आप लोग नैनो डीएपी, अभी नैनो यूरिया देख रहे होंगे ना, अब एग्रीकल्चर में पढ़ाऊंगा। आज और कल में ये फिस्कल पॉलिसी खत्म हो जाएगी, कल आदमी एग्रीकल्चर शुरू करूंगा। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आ रही है ना, नैनो यूरिया तुम लोग देखा है? ठीक, ठीक, तो नैनो यूरिया का प्रोडक्शन करने पर विंडफॉल टैक्स से जो पैसा आया है उसको निवेश किया जा रहा है। ठीक, ये रही टैक्स की दुनिया। खूब पढ़े, बहुत पढ़े हम लोग। 8, 4, 2, 4, 8, 9 घंटा टैक्स पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को, 9 घंटा टैक्स पढ़ाया हूं। ठीक, उसके बाद एक कमेंट बॉक्स में, परसों मैं क्लास में बच्ची पढ़ा रहा था तो एक बच्ची आई थी, तुरंत आई थी और उसने कमेंट किया सर ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोला, हमने कहा मैंने क्या पढ़ाया 4 साल बाद पता चलेगा। बाजार में जाओ, कोई किताब उठा लो, टैक्स देख लो। ठीक, समझ में आ गई बात? में आएगा, सुनाऊंगा। ठीक, किस पर? इसी पर, फिस्कल पॉलिसी पर। याद कीजिए, हमने सिलेबस में लिखवाया था सरकार और पैसा, तो उसमें टैक्स बताया था और फिस्कल पॉलिसी। ठीक, तो फिस्कल पॉलिसी पर आते हैं। तो आगे निकल जाऊं, सारे लोग अपना अपना कान झाड़ लो, तो नई शुरुआत किया जाए। हम लोग बचपन में रहते थे, हम लोगों के मास्टर साहब कहते थे सब लोग अपना अपना कान झाड़ लो भाई। तो ठीक, आप लोग भी अपना अपना, हाँ, गरिमा करिए एग्रीकल्चर। बस यही आखिरी चैप्टर है, कठिन नहीं इकोनॉमिक, और कुछ नहीं। ठीक, दर्शन क्या कर रहा है? दर्शन, अरे दर्शन लड़का है लड़की है? थोड़ा बताना, बेटवा बिटिया, जरा बता दर्शन तो, बॉय या गर्ल्स? ठीक, झाड़ लिया सब लोग अपना अपना कान ऐसे करके झाड़ो। ठीक, झाड़ लिया, नाजमीन करिए, झाड़ लिया, हाँ बेटा झाड़ ले इसे, कान झाड़ के बताओ। चलो झाड़ किया, अच्छा लड़की है, दर्शन लड़की है। आत्मा रूप में भ्रमण कर रहे हो और तुम कुछ नहीं हो। ठीक ना? चलो कान झाड़ लिए। तुम इस अविनाशी जगत में आत्मा हो, बाकी कोई नहीं हो। ठीक, ठीक, चलो कान झड़ गया। आइए फिस्कल पॉलिसी देखो। आजा साहब इधर आजा। फिस्कल पॉलिसी हिंदी में इसे कहते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति, राजकोष। ठीक, राजकोषीय नीति। ठीक, आजा, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, यानी पूरी की पूरी राजकोषीय नीति को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे सरकार पैसा कहां से प्राप्त करती है और कहां खर्च करती है। क्यों हम ये पढ़ेंगे कि सरकार पैसा कहां से प्राप्त करती है और क्या खर्च करती है? तो नाम राजकोषीय नीति। इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का मतलब राजकोष की नीति। राजकोष की नीति, किसकी नीति? राजकोष की नीति, राजकोषीय नीति। किसकी नीति? तो राजकोष की नीति। ठीक, राजकोष की नीति, राजकोषीय नीति, यानी क्या पढ़ेंगे हम? राजकोषीय नीति अर्थात राजकोष की नीति। राजकोष का मतलब, राजकोष का मतलब सरकार का खजाना। अगर इसे सीधी भाषा में कहे तो राजकोष का मतलब सरकार का खजाना।
सरकार का खजाना, यानी खजाने की नीति समझेंगे। खजाने की नीति मतलब पैसा आया कहां से, पैसा आया कहां से, यही तो है ना। और पैसा खर्च कहां हुआ, पैसा खर्च कहां हुआ, पैसा आया कहां से और पैसा खर्च कहां हुआ। ठीक, समझ में आ गई बात। सरकार का खजाना, आपका खजाना, पैसा आया कहां से और पैसा खर्च कहां हुआ। ठीक, अब पहले के जमाना में होता था राजा लोग किला रखते थे, उसमें सोने चांदी रखते थे, वो राजकोष कहा जाता था। पहले के जमाने में क्या होता था, हमारे मुगल थे तो लाल किले में रहते थे, आने बाने शान से लाल किले में अंदर सोना चांदी भरा हुआ रहता था। कोई भी राजा रहता था, एक खजाने में पैसा भरा हुआ है। इसलिए जब दूसरा राजा आक्रमण करता था, सीधे राजा के माल में आता था, खजाना लूट के जाता था। ठीक, अब देखो रोहिता कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है, इसी में आएगा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, मौद्रिक घाटा, सब इसी में आएगा। समझा, टेंशन मत ले बचवा, सब इसी में आएगा। ठीक, तो अब तो पहले के राजा लोग क्या करते थे, महल वाल रखते थे ना, खजाना गाड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। अब तो नहीं है, अब तो सरकार खाता खुलवाती है, अकाउंट खुलवाती है और बताती है इस अकाउंट में इतना पैसा यहां से आया है, इस अकाउंट में इतना पैसा यहां से आया है। क्योंकि क्या रखा जाता है, पैसा कहां से आया है, और फिर बताती है पैसा कहां खर्च हुआ है। तो पैसा कहां से आया है और पैसा कहां से खर्च हुआ है, ये सब बात बताती है। ठीक, समझ में आ गई बात। यानी कुल मिला करके राजकोष की जब हम बात करते हैं, ऐसे अगर हम कहें राजकोष, हम बात किसकी करते हैं, राजकोष। ठीक, इस राजकोष में दो अकाउंट की बात होती है। ठीक, सौरभ कह रहा है हमको तो लगता है कि हम भी कहीं के सम्राट थे। हाँ भैया, रहे हो गए, इसमें क्या दिक्कत है। तो सब मान लिया हम लोग पिछले जन्म में राजा थे। ठीक, ठीक, सब बेटियां मान लिया हम पिछले जन्म में एकदम राजा थे। ठीक, तो आजा बात समझाता हूं। तो राजकोष हो गया, राजकोष। तो राजकोष जो राजकोष है, दो खाते से संचालित होता है। एक तो कहते हैं, ठीक, राजस्व खाता, राजस्व खाता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, राजस्व खाता या रेवेन्यू अकाउंट। क्या कहते हैं, राजस्व खाता या रेवेन्यू अकाउंट। ठीक, और दूसरे को कहते हैं पूंजीगत खाता। दूसरे को क्या कहते हैं, पूंजीगत खाता या कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता या कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता या कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्या कहते हैं, यानी जो हमारा राजकोष है वो दो खाते से संचालित होता है, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। तो दो खाता हो गया। ठीक, उसके बाद ये जो राजस्व खाता है ना, अब इसमें देखते हैं पैसा आता कहां से है और पैसा खर्च कहां से होता है। सरकार दिखाती है देखो इस खाते में पैसा हम कहां से ला रहे हैं और फिर इसी खाते से हम पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। तो पैसा जो आता है उसे प्राप्तियां कहते हैं। हमने शुरू में ही बताया था, पूरा राजकोषीय नीति में यही पढ़ेंगे, पैसा आ कहां से रहा है, पैसा जा कहां रहा है। पूरी राजकोषीय नीति में यही पढ़ेंगे, पैसा आ कहां से रहा है, कितना पैसा आ रहा है, पैसा खर्च कितना हो रहा है। तो जो राजस्व खाते में होता है इसे हम कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, इसे हम कहते हैं राजस्व खाते में। तो आय और व्यय का हिसाब करना होगा, हर खाते में ये पैसा आएगा कहां से, पैसा जाएगा कहां से। क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। और उसके बाद होता है, तो राजस्व प्राप्तियों में हम दिखाएंगे कि राजस्व खाते का पैसा कहां से आया है, कौन कौन सा पैसा राजस्व खाते का पैसा है। और दूसरा है राजस्व व्यय, दूसरा है राजस्व व्यय। तो हो गया राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। ठीक, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व, ठीक, व्यय, समझना। यानी राजस्व खाते में दिखाएंगे राजस्व प्राप्तियां है, अर्थात राजस्व का पैसा कहां कहां से सरकार ला रही है। उसके बाद तुरंत दिखाएंगे कि ये जो पैसा है यहां यहां खर्च हो रहा है, उसी को राजस्व व्यय कहते हैं। फिर दिखाएंगे पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। फिर दिखाएंगे पूंजीगत, ये यहां करके मेरा पेन चल क्यों नहीं रहा है, इसको ऊपर दिखा देते हैं। यहां राजस्व खाते में दिखाएंगे, पता नहीं क्या हो गया स्क्रीन में, यही आकर के पेन नहीं चल रहा है। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, यहीं आके मैं गड़बड़ हो रहा हूं भैया। पूंजीगत, देखो चलना बंद हो गया। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। ठीक, इधर आओ सारे लोग, बातचीत बंद करो, इधर देखो। यानी हमारा जो राजकोष है वो दो खाते में है। एक खाता क्या हो गया, राजस्व खाता, दूसरा क्या हो गया, पूंजीगत खाता। ठीक, अब राजस्व खाते में क्या हो गया, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजीगत प्राप्तियां,
कैपिटल रिसिप्ट्स पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, पोल वाला है क्या, है क्या पता नहीं, क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो छोड़ दो। ठीक, यहां तक हो गया बात, बता इधर आ, इधर बता, समझ में आया? अरे थोड़ा मेरी तरफ भी देख ले, तुम लोग आपस में हालचाल बंद हो गया, और कितना बतियाता है। जहीदा तू कब से बतियाने लगी, बतियाई जा रही है, पढ़ मन से, पिटाई होगी। ठीक, यानी हमें कुछ नहीं करना है इस पूरे चैप्टर में, अगर हम रेवेन्यू अकाउंट को अच्छे से समझ लें और कैपिटल अकाउंट को अच्छे से समझ लें, बस हो जाएगा, हिसाब किताब कर लेंगे। और रेवेन्यू अकाउंट को अच्छे से समझ ले और कैपिटल अकाउंट को अच्छे से समझ ले, हिसाब किताब हो जाएगा। तो एक एक को समझ लेते हैं, हो जाएगा हिसाब किताब। ठीक, तो आजा, तो पहले किसको समझेंगे, रेवेन्यू अकाउंट राजस्व खाता को, उसके बाद समझेंगे किसको, कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाता को। तो आइए भैया रेवेन्यू अकाउंट राजस्व खाते को समझ लेते हैं, तो आ जाओ। ठीक, राजस्व खाता, राजस्व खाता, ठीक, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट, राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट। सतीश ध्यान से पढ़ो तुम लोग, रुद्र काय लड़ाई कर रहा है। रेवेन्यू अकाउंट, और रेवेन्यू अकाउंट में क्या है, दो है। ठीक, एक कौन है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी राजस्व प्राप्तियां, क्या है, राजस्व प्राप्तियां। और दूसरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। ठीक, तो हम देखेंगे इस रेवेन्यू अकाउंट में पैसा कहां से आता है, कौन कौन सा पैसा है जिसे हम रेवेन्यू अकाउंट में गिनते हैं, राजस्व प्राप्तियों में गिनते हैं, और इस पैसे को कहां कहां खर्च करते हैं, यानी किस किस खर्च को हम राजस्व व्यय में गिनते हैं। यानी राजस्व खाता पढ़ना हो तो हमें क्या पढ़ना होगा, राजस्व प्राप्तियां पढ़ना होगा और राजस्व व्यय पढ़ने होंगे, ये तो पढ़ना होगा ना, राजस्व प्राप्तियां पढ़ना होगा, राजस्व व्यय पढ़ने होंगे। ठीक, तो पहले प्राप्तियां पढ़ लेते हैं फिर व्यय पढ़ लेते हैं। ठीक, राजस्व प्राप्तियां पढ़ लेते हैं फिर व्यय पढ़ लेते हैं। तो आ जाओ भैया, तो पहले कौन पढ़ेंगे, राजस्व प्राप्तियां, पहले पैसा लाएंगे तभी खर्च करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा पैसा राजस्व प्राप्तियों में आता है, फिर देखते हैं इस राजस्व प्राप्तियों से जो पैसा आता है उसको खर्च कहां करते हैं, जहां खर्च करेंगे वही राजस्व व्यय हो जाएगा। तो पढ़ना क्या शुरू करते हैं, राजस्व प्राप्तियां। क्या पढ़ना शुरू करते हैं, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये राजस्व प्राप्तियां पर चर्चा करते हैं। ये जो राजस्व प्राप्तियां होती है ना, यानी जो राजस्व में आया हुआ पैसा होता है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक, एक तो कहते हैं टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व, कर राजस्व, और दूसरे को कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ये सीधे आपको याद करना है, गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। समझना बात को। अब आइए, ठीक हो गया, ये जो टैक्स रेवेन्यू है यानी अर्थात कर का पैसा, और इसके अलावा है नॉन टैक्स रेवेन्यू अर्थात गैर कर का पैसा। तो टैक्स रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, कर का पैसा, डायरेक्ट टैक्स से जो पैसा आएगा, ठीक, और इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा आएगा, इसको हम क्या कर देते हैं, कर रेवेन्यू में जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जितना पड़ा उससे जितना पैसा आएगा सब क्या आ जाएगा, कर राजस्व आ जाएगा। और इसके अलावा सरकार कुछ लिस्ट देती है, सरकार कुछ लिस्ट देती है और कहती है इस लिस्ट में कहती है कि इस लिस्ट में जो जो शामिल है, सरकार कहती है कि इस लिस्ट में जो जो शामिल है वही नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो समझ लेते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या शामिल है। तो सीधे सीधे अगर हम बात कहें, सीधे सीधे हम अगर बात कहें, सीधे सीधे हम अगर बात कहें, ठीक, सीधे सीधे हम अगर बात कहें तो आ जाइए, बात पर ही आ जाइए। ठीक, तो आ जाइए भैया, सीधे सीधे बात पर बढ़ते हैं। और सीधे सीधे बात पर बढ़ने के लिए हम इस रेवेन्यू रिसिप्ट की विस्तार से चर्चा करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में समझेंगे कि टैक्स रेवेन्यू किसमें आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या शामिल है। तो समझते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां। इस राजस्व प्राप्तियों में टैक्स रेवेन्यू शामिल है यानी कर राजस्व शामिल है, तथा गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू से प्राप्त कुल इनकम शामिल है। अगर हम कर राजस्व की बात करें, हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें,
अगर हम कर राजस्व की बात करें, टैक्स थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, टैक्स रेवेन्यू की बात करें, तो टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स से आया गया पैसा और इनडायरेक्ट टैक्स से आया गया पैसा किसमें शामिल होता है? टैक्स रेवेन्यू में शामिल होता है। अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, ठीक, तो सरकार कहती है राजस्व खाते में और नहीं कहीं, राजस्व खाते में टैक्स के अतिरिक्त जो अन्य स्रोतों से पैसा आता है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। आगे सरकार कहती है इसमें शामिल है, अर्थात सरकार कह रही है हम लिस्ट दे रहे हैं कि यहां से जो पैसा आएगा उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाएगा। ठीक, तो सरकार कहती है लिस्ट ले लीजिए, तो आइए देखते हैं क्या क्या शामिल है। तो सरकार कहती है कि हमने जो सभी कर्ज दिए थे उस पर जो मिलने वाला ब्याज का पैसा होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। याद रखिएगा, सरकार कर्ज देती भी है, सरकार कर्ज लेती भी है। जब सरकार कर्ज देती है, जब सरकार कर्ज देती है तो उसे हर साल ब्याज मिलता है। तो हर साल मूलधन तो जब समय पूरा होगा तब वापस होगा, लेकिन हर साल ब्याज मिलता है। तो हर साल उसको के पास जो ब्याज का पैसा आता है वह ब्याज का पैसा ही क्या कहलाता है? वह ब्याज का पैसा ही कहलाता है। ठीक, वो शामिल होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। जैसे मान लीजिए सरकार ने 2020 में किसी को 1000 करोड़ का लोन दे दिया और सरकार ने कहा कि 2025 में ये लोन हम लेंगे, तो 2020 में मान लीजिए 1000 करोड़ दे दिया 10% के ब्याज पर। तो जो सरकार ने 2020 में 10% के ब्याज पर जो 1000 करोड़ दिया है वो 1000 करोड़ वापस कब आएगा? 2025 में। 1000 करोड़ वापस कब आएगा? 2025 में। लेकिन 10% जो ब्याज है, तो 1000 करोड़ का 10% क्या है? 100 करोड़। तो 100 करोड़ ब्याज सरकार को हर साल मिलेगा। 2020 में कर्जा दिया था, 2021 में मिलेगा, 22 में मिलेगा, 23 में मिलेगा, 24 में मिलेगा, 25 में मिलेगा। तो जो हर साल सरकार को उस पर ब्याज मिल रहा है, 100 करोड़ मिल रहा है, वह पैसा सरकार कहां दिखाएगी? तो वह पैसा जो हर साल ब्याज मिल रहा है वह पैसा दिखाती है सरकार नॉन टैक्स रेवेन्यू में, गैर कर राजस्व में। ठीक, तो इसलिए सरकार कहती है कि देखिए हम लिस्ट दे रहे हैं कि कौन कौन सा पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल होता है। तो सरकार कहती है कि सीधे सीधे आ जाइए, सरकार कहती है सीधे सीधे आ जाइए, जो हमें हर साल जो हमने ब्याज दिया, कर्ज दिया है, उस पर जो हमें हर साल ब्याज मिलता है, मूलधन की बात नहीं हो रही, मूलधन की बात कहीं और होगी, सिर्फ ब्याज का पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल होता है, मूलधन का पैसा नहीं शामिल होता है। तो सरकार के मूलधन का पैसा जब आएगा तो कहां गिना जाएगा, आगे बताऊंगा। याद रखिएगा, तो सरकार ने जो कर्ज दिया है उस पर सरकार को जो ब्याज मिल रहा है वह क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद सरकार कह रही है कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं, जो हमारा आरबीआई है, ये सब हमें हर साल कुछ न कुछ लाभांश देते हैं। जो लाभ कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वो लोग खुद रख लेते हैं और हर साल कुछ लाभांश हमें देते हैं। सरकार कह रही है जो हमें हर साल लाभांश मिलता है, ठीक, उसका भी पैसा जो आता है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखते हैं। फिर सरकार कह रही है कि हम कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं देते हैं जिससे हमें इनकम प्राप्त होती है। जैसे सरकार कह रही है कि हम करेंसी प्रिंटिंग करवाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सिंबॉलिक सिक्का, पटेल साहब की जयंती मनी, तो इतना बड़ा सिक्का जारी कर दिया जाए कि 1000 करोड़ का, ये एक सिक्का 1000 का है। कलाम साहब की जयंती मनी, तो सिक्का जारी कर दिया गया कि एक सिक्का 1000 रुपए का है। अब वो सिक्का बनाने में खर्च हुआ है 5 रुपए, लेकिन हम आप खरीद रहे हैं 1000 रुपए में। वो सिक्का नॉर्मल मार्केट में नहीं चलता है, मेमोरी के लिए लोग रखते हैं, उससे सरकार को बहुत कमाई होती है। तो सरकार के लिए करेंसी प्रिंटिंग करते हैं, उससे हमें कमाई होती है। पोस्ट ऑफिस का टिकट प्रिंटिंग करते हैं, बेचते हैं, उससे हमें कमाई होती है। ये सब हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखते हैं। सरकार कहती है कुछ अन्य सामान्य सेवाएं भी देते हैं हम, जिससे हमें आय होती है। जैसे सरकार कहती है हम इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, विद्युत वितरण करते हैं, इससे भी हमें आय होती है। सरकार कहती है हम बैंकिंग सेवाएं देते हैं, इससे भी आय होती है। सरकार कहती है हम बीमा की सेवाएं देते हैं, इससे भी आय होती है। इनसे भी जो आय होती है वह भी हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखते हैं। सरकार कहती है हम फीस, तमाम प्रकार की फीस लेते हैं। सरकार कहती है हम तमाम प्रकार के जुर्माने लगाते हैं। तो फीस, कोई भी फीस हो, कोई भी जुर्माना हो, उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रहती है। इसके अलावा सरकार कहती है हमें कई प्रकार के अनुदान प्राप्त होते हैं, ग्रांट प्राप्त होते हैं, विकसित देशों से प्राप्त होते हैं, विश्व बैंक से प्राप्त होते हैं। ये सच है कि भारत सरकार ने अब अनुदान लेना बंद कर दिया है। ठीक ठीक, पर्टिकुलर सर अब टिकट में खुद के भी फोटो रख सकते हैं। हाँ, वो भी पैसा जो होता है ना, वो भी पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ये सारी लिस्ट दे दी है सरकार ने कि ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक, तो सरकार ने कहा देखो जो टैक्स का पैसा है वो, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पैसा है जिसके हमने लिस्ट दिए, यहां से जो भी पैसा आएगा उसे हम राजस्व की प्राप्तियां कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? राजस्व का प्राप्तियां कहेंगे। अब समझना, अब हमने यहां कहा ठीक कि राजस्व प्राप्तियों की बात हमने की, तो राजस्व प्राप्तियां में क्या क्या आ गया? ठीक, टैक्स रेवेन्यू भी समझ लिया और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी समझ लिया। इसमें क्या क्या शामिल है इसको भी हमने समझ लिया। ठीक, ये सारी बातें हो गई। ठीक, क्या क्या शामिल है ये हमने समझ लिया। अब हमें समझना होगा राजस्व के खर्चे, राजस्व के व्यय, कि आखिर राजस्व का खर्चा कहां होता है, राजस्व का खर्चा कहां होता है। ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो अगर हम कुछ यूं कहें कि ऐसे आ जाइए, कुछ यूं बात करें तो हमने क्या कहा था? राजस्व खाता। हमने बात कही थी किसकी? राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट। और हमने इस राजस्व खाते में दो चीज कहा था, एक कही थी राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, क्या कहा था? राजस्व प्राप्तियां। और दूसरा हमने कहा था राजस्व घाटा, राजस्व व्यय। दूसरा हमने कहा था राजस्व व्यय। इसी का हिसाब किताब तो करना है, तो हम राजस्व खाते को समझ लेंगे, इसी का हिसाब किताब तो करना है। अब राजस्व प्राप्तियों में हमने दो चीज बताया, टैक्स से जो प्राप्ति होती है और नॉन टैक्स से जो प्राप्ति होती है। यानी कितना पैसा टैक्स रेवेन्यू के तहत आता है, टैक्स राजस्व के तहत आता है, और कितना पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत आता है। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, और नॉन टैक्स रेवेन्यू की पूरी लिस्ट बता दी। सरकार कहती है इस लिस्ट में जो जो शामिल है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात हो गई? अपने से फुर्सत मिल गई, थोड़ा हमसे बतिया लो भैया। जो लोग ध्यान से पढ़ रहे हो बताएं, ठीक, जो लोग भी ध्यान से पढ़ रहे हो बताएं। यहां तक मुझे आश्वस्त करो तो मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम लोगों को। ठीक, अच्छा, अनुदान क्या होता है? देखो, विश्व बैंक हुआ, जो विकसित देश हुए वो दूसरे देश को अनुदान देते थे, कहते पैसा लो, हम लेंगे नहीं, अपना काम करो।
जैसे भारत भी अनुदान, अभी पिछले बार के बजट में भारत ने अफगानिस्तान को बहुत पैसा दिया, कहा ले जाओ, हम लेंगे नहीं। भारत सरकार बहुत मदद दे रही है अफगानिस्तान को, भारत सरकार श्रीलंका को बहुत मदद दे रही है, भारत सरकार की मदद से भूटान चलता है, भूटान को बहुत ग्रांट दे रही है। तो वह पैसा जो दे दिया जाए और लिया ना जाए, कहा ले लो, किसी को तुम पैसा दे दो और कहो बाद में देना, तो क्या कहलाएगा उधारी। लेकिन किसी दोस्त को कह दो ले जा यार, ऐसा कर, हम लेंगे नहीं, तो क्या हो गया, अनुदान हो गया। ठीक। टीना बहुत ध्यान से पढ़ती है बेटी हमारी, नाजमीन टीना बहुत ध्यान से पढ़ती है, बेटी हमारी बहुत ध्यान से पढ़ती है। अभी मालदीव को भी कुछ दे दिया था, अरे आएगा ना रेलवे से जो इनकम होता है। अब कोई अगर कमेंट बॉक्स में ये लिख दिया कि ये इनकम कहां से आता है, किसमें आएगा, मारूंगा। चुपचाप जो पढ़ाते जा रहा हूं सुनते जाओ, जब चैप्टर खत्म होगा सब क्लियर आ जाएगा। ठीक ना, अभी जब कैपिटल अकाउंट का हिसाब किताब कर दूंगा तो सब क्लियर आ जाएगा। अब अपने समझ करो। ठीक, गीतांजलि भरोसा हो गया ना? अगर भरोसा हो तो मुझे बताइए, तो मैं देखूं भाई किसको किसको। तो जब भरोसा है तो बस साथ ही रहो, जितना पढ़ा उस पर ध्यान केंद्रित करो, अगला नहीं सोचना है, आगे का नहीं सोचना। ठीक ना, आगे की बातें नहीं सोचनी है। सच में शेर है, जीएस में यही एक सब्जेक्ट है जो शेर है। उपासना शक्ति की करनी है, उपासना शक्ति की करनी है। समझ में आ गई बात? समझ गया ना दादा? ठीक, ये कैसे कर दो, चलो एक करा सर, आज मोहब्बत वाला मत पढ़ाइए, नहीं तो राजस्व व्यय की एक बड़ी बात कही जाती है, एक परिभाषा दी जाती है। ठीक, कही जाती है कि सरकार द्वारा खर्च किया गया वह पैसा, लिस्ट भी दी जाती है और परिभाषा भी दी जाती है। सरकार कहती है कि सरकार द्वारा खर्च किया गया वह पैसा जिससे किसी प्रोडक्टिव एसेट्स का सृजन न होता हो, किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन न होता हो, वह सारा का सारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, राजस्व व्यय कहलाता है। यानी सरकार कह रही है कि हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं बन रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बन रहे हैं, हम कोई कंपनी नहीं लगा रहे हैं, फिर भी खर्चा हो रहा है। तो सरकार कहती है वो सारा खर्चा जिससे किसी प्रोडक्टिव एसेट्स का सृजन नहीं होता है, वह राजस्व व्यय कहलाता है। फिर लोग पूछते हैं क्यों खर्चा करते हो, तो सरकार कहती है हम सरकार है, हमको सरकार चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, पेंशन देनी पड़ती है, चपरासी से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक की तनख्वाह देनी पड़ती है, अदालत में जज को तनख्वाह देनी पड़ती है, पूरा विभाग चलाना था, पुलिस सेना सबको पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे कोई संपत्ति थोड़ी बनती है। सरकार कहती है रोज सरकार चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। सरकार कहती है साथ साथ हम सरकार हैं तो हम कल्याणकारी सरकार है, वेलफेयर नेशन है, तो हमको गरीब की मदद करनी पड़ती है, सब्सिडी देनी पड़ती है, हमको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास देना पड़ता है, हमको हर महीने का राशन देना पड़ता है, हमको बच्चों को शिक्षा फ्री देनी पड़ती है, स्वास्थ्य फ्री देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि हम कल्याणकारी राष्ट्र है, हम हर चीज पैसा लेकर के ही नहीं दे सकते। कुल मिला करके बात यह निकली कि अगर हम कह सकते हैं, बात यह निकली कि सरकार खर्च तो कर रही है, सरकार व्यय तो कर रही है, सरकार व्यय तो कर रही है, ठीक, लेकिन इस व्यय से किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है। किसी उत्पादक संपत्ति, कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, कोई सड़क नहीं बन रही है, नई रेलवे नहीं आ रही है, एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है, का सृजन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और यदि उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है तो सारे के सारे व्यय क्या कहलाते हैं, राजस्व व्यय कहलाते हैं। अब सरकार कहती है देख लीजिए हमारे राजस्व व्यय में क्या क्या शामिल हैं, तो जो शामिल हैं उनकी हम लिस्ट दे रहे हैं और इस लिस्ट को हम विद्यार्थियों से कहते हैं याद कर लेना। तो लोग पूछते हैं क्यों खर्चा कर रहे हो जो उत्पादक संपत्ति नहीं बनती है, तो सरकार कहती है हम व्यापारी हैं, अरे हम तो वेलफेयर नेशन है, हम तो कल्याणकारी राष्ट्र हैं। दूसरी चीज, हमें खुद को चलाने के लिए भी खर्च करना पड़ता है, हमें गरीब की मदद के लिए भी खर्च करना पड़ता है। यानी एक लाइन में अगर बात पूछी जाए राजस्व व्यय की परिभाषा क्या है, ये रोहितास बार बार क्या लिख रहा है, चल चल रोहितास तेरी जय, सब विद्यार्थियों की जय, मेरा अपना क्या है, मेरे सब विद्यार्थी हैं, मेरी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, तो मेरे विद्यार्थियों की जय मेरा जय, मेरे विद्यार्थियों का इकबाल बुलंद रहे तो मेरा भी इकबाल बुलंद है। ठीक, यानी कुल मिला करके अगर कोई कहे राजस्व व्यय क्या है, तो जिस व्यय से किसी प्रोडक्टिव एसेट्स का सृजन नहीं होता है, उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं होता है, वो सारे के सारे व्यय राजस्व व्यय कहलाते हैं। और सरकार कहती है देखो हम लिस्ट दे दिए हैं, इनको ले लो, इनको ले लो, इनको याद कर लो। ठीक, तो आइए भाई चलते हैं राजस्व व्यय की ओर, समझ गया, चलते हैं राजस्व व्यय की ओर। ठीक, तो बात करते हैं भैया, पेन बदलने का मन कर रहा है, तो राजस्व व्यय तो सरकार द्वारा खर्च किया गया वह पैसा जिससे किसी प्रोडक्टिव एसेट्स, किसी उत्पादक परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, राजस्व व्यय कहलाता है। समझ में आ गई बात? यह जो खर्च है, यह खर्च केवल सरकार को चलाने के लिए और सरकार को अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए करना पड़ता है। यानी सरकार अपने सरकार को चलाने के लिए, भाई सिपाही की तनख्वाह देनी पड़ेगी ना, नहीं सरकार कैसे चलेगी? तुम लोग कलेक्टर बनोगे, तुम लोग की सैलरी पेंशन आवास पर पैसा खर्च किया जाएगा ना, एसपी बनोगे तुम्हारे सैलरी पेंशन आवास पर पैसा खर्च होगा ना। पता चला एसपी बन रहे हैं, 10-10 गाड़ी स्कॉट वाहन लेकर के घूम रहे हैं, अकेले नहीं चलोगी। सारा राजस्व का खर्च है। अब सरकार कहती है हम लिस्ट भी दे रहे हैं, तो सरकार कहती है कि देखो भैया लिस्ट है, सरकार कहती है कि देखो हम हर साल ब्याज भुगतान करते हैं, सरकार कहती है देखो हमने कर्ज लिया हुआ है, हमने क्या लिया है, कर्ज लिया हुआ है। सरकार कहती है देखो हमने कर्ज लिया हुआ है, तो जब टाइम पूरा होगा तो मूलधन पेमेंट करेंगे। ठीक, जब टाइम पूरा होगा तो क्या करेंगे, मूलधन पेमेंट करेंगे। मान लीजिए अमेरिका जापान से सरकार ने कर्ज लिया हुआ है, ठीक, तो जब जिस दिन वो कर्ज पूरा हो जाएगा, चलिए भाई मान लीजिए सरकार ने 2020 में जापान से कर्जा लिया हुआ है, 2020 में पेमेंट करना है, सरकार कहती है जब मूलधन पेमेंट करेंगे तो दूसरे खाते में दिखाएंगे, लेकिन हर साल हम ब्याज भी देते हैं। हम हर साल क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। यानी अगर मान लीजिए जापान से 1 लाख करोड़ डॉलर, 1 लाख करोड़ लिया हुआ है, ऐसे 100 जरा पैसा हो जाएगा, मान लीजिए 1000 करोड़ डॉलर जापान से लिया हुआ है, 2020 में लिया था, 2025 में देना है।
5% ब्याज पर लिया होगा। एज एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो 2020 में 1000 करोड़ लिया था, देना कब होगा? 2025 में। लेकिन अगर 5% ब्याज है तो हर साल $50 करोड़ ब्याज के रूप में सरकार भुगतान करती है। तो सरकार कहती है कि जो हर साल ठीक हम ब्याज के रूप में पैसा भुगतान करते हैं, उससे कोई संपत्ति का तो सृजन नहीं हो रहा है, पैसा हमारा खर्च हो रहा है। संपत्ति का तो सृजन नहीं हो रहा है, लेकिन पैसा हमारा खर्च हो रहा है। तो सरकार कहती है जो हम ब्याज का भुगतान करते हैं ये हमारे राजस्व के खाते हैं। सरकार कहती है डिफेंस में हम अपने वीर महान सैनिकों के सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा करते हैं वह हमारा राजस्व का खर्चा है। सरकार कहती है हम अपने देश के गरीबों के लिए जो सब्सिडी देते हैं, देश के किसानों के लिए जो सब्सिडी देते हैं, शिक्षा में सब्सिडी देते हैं, स्वास्थ्य में सब्सिडी देते हैं, आवास में सब्सिडी देते हैं, तमाम प्रकार की वृद्धावस्था विधवा पेंशन इत्यादि चलाते हैं, ये सारा का सारा खर्चा किसमें आते हैं? राजस्व व्यय में आते हैं। ठीक। सरकार कहती है हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा करते हैं, लोक प्रशासन पर खर्चा करते हैं, मतलब शासन प्रशासन पर, पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सिपाही, दरोगा, एसपी, डीआईजी, कलेक्टर, ठीक, सब पर जो खर्चा करते हैं इसको हम राजस्व के खर्चे में लिखते हैं। सरकार कहती है हम हर साल राज्यों को फाइनेंशियल ग्रांट देते हैं, हम हर साल, केंद्र सरकार कह रही है हम हर साल अपने गरीब राज्यों को ठीक कुछ ग्रांट देते हैं, कुछ अनुदान देते हैं। सरकार कहती है जो हम ग्रांट देते हैं, जो अनुदान देते हैं, यह पैसा भी ठीक किसमें खर्च होता है? ठीक, वह पैसा भी हम राजस्व व्यय में ही दिखाते हैं। इसके अलावा सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है हमारे कुछ राज्य हैं जो डिजास्टर प्रोन स्टेट हैं, जहां आपदाएं ज्यादा आती हैं, जैसे उड़ीसा हुआ, आंध्रा हुआ, वहां समुद्री आपदा आती है, इधर हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, यहां आपदाएं अधिक आती हैं। तो सरकार, तो जिन जिन राज्यों में आपदा प्रोन स्टेट हैं, जहां प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती हैं, हर साल बजट में सरकार उन राज्यों को कुछ पैसा एडवांस में देती है और कहती है यह आपका स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है। यानी केंद्र सरकार कहेगी उत्तराखंड से ये पैसा लो, ये तुम्हारा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है, मतलब राज्य इस पैसे को जब भी कोई आपदा आए तो तुरंत खर्च कर दे। अब मान लीजिए उत्तराखंड राज्य है, पहाड़ी राज्य, वैसे उनके पास पैसा नहीं रहता, हिमाचल राज्य है, अब कोई आपदा आई तुरंत तो केंद्र से कहेगा पैसा भेजिए तो खर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार कहती है बड़ी आपदा आई तो हम संभाल लेंगे, बाद में तुम संभाल ही लेंगे। सरकार हर साल अपना बजट लेकर आती है, तो जो आपदा प्रोन राज्य हैं उनको कुछ न कुछ पैसा दे देती है और कहती है ये है, इस पैसे को लो अपने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में, इसको रख लो। ये जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में पैसा रख लोगे, इस पैसे से ठीक जब कोई प्राकृतिक आपदा आए तो उसका मुकाबला करना। तो केंद्र सरकार कहती है कि देखिए भैया, यह भी पैसा हमारा किसमें जाएगा? यह भी हमारा ठीक राजस्व व्यय में ही जाएगा। इसके अलावा जो राज्यों में ग्रामीण पंचायतें हैं और शहरों में क्या है, नगर निगम, पार्षद का चुनाव होता है ना, निगम का चुनाव होता है। तो जो राज्यों के स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज हैं, ठीक, जिसमें नगर निगम है, ग्राम पंचायतें हैं, इन नगर निगम और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को कुछ अनुदान देती है, प्रधान जी का काम चलते रहे। समझ में आ गई बात? तो केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों को कह देती है कि यूपी इतना ले ले, बिहार इतना ले, अपने यहाँ लोकल बॉडीज को चलाए, ठीक, अपने यहाँ लोकल बॉडीज को चलाए। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए भी जो पैसा देती है वह क्या होता है, ठीक, उन सबको वह पैसा देती है, ठीक, वह भी किसमें रखती है? वह भी रखती है राजस्व व्यय में। अर्थात स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में दिया जाने वाला पैसा, ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों की सहायता के लिए राज्यों को दिया जाने वाला पैसा, ये सब कुछ किसमें रखा जाता है? ठीक, स्टेट डिजास्टर, सॉरी, ये सब कुछ किसको रखा जाता है? राजस्व व्यय में। तो राजस्व व्यय में ये पैसा चला गया। समझ में आ गई बात? तो राजस्व आय पढ़ लिए, राजस्व व्यय पढ़ लिए, ठीक। ये हर्ष पटेल क्या सब लिख रहा है? हम राजस्व आय पढ़ लिए, राजस्व व्यय पढ़ लिए, ठीक। अब इसके आगे की कहानी कल पढ़ाएंगे, आज थोड़ा कुछ बताना है आपको, ठीक ठीक। तो थोड़ा सा एक चीज याद रखिए, एक चीज आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, कोई नहीं जाएगा। अच्छा हाँ, ये सब बातें मोहब्बत वाली क्लास में ही सिखाई जाएंगी। अच्छा चलो एक सवाल बताओ, टेंस सीखे हो ना, समय कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? ट्रांसलेशन में पढ़ते होगे टेंस, समय कितने प्रकार का होता है भैया? बताओ सारे लोग, कितने प्रकार का होता है? ठीक, टाइम, जिसे हम ग्रामर में टेंस कहते हैं, कितने प्रकार का होता है बताओ? ठीक, 3 प्रकार का। कौन कौन? हाँ, एक बता दिया, प्रेजेंट, 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 पास्ट और फ्यूचर। यही ना होता है भाई, ठीक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तुम लोग कह रहे हो गुरुजी इकोनॉमी क्लास में टेंस क्यों समझाने लगे? चलिए ठीक है, होता है ना, तो आप सबने लिखा, चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलो पास्ट में जाओ, अब आप सारे लोग पास्ट में जाइए, ठीक, ये आप हैं, आप सारे लोग पास्ट में जाइए, पास्ट में जाइए, जाइए सशरीर पास्ट में जाइए। जा सकते हो? कोई है जो शरीर लेकर के आज के 10 साल पहले चला जाए? है? जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। कोई है शरीर लेकर के जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। तो चलो फ्यूचर में जाओ भैया, फ्यूचर में जाओ, फ्यूचर में जा सकते हो, आज के 5 साल पहले शरीर लेकर चले जाओ, जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। आप सिर्फ वर्तमान में ही हो,
ठीक, आप ससुराल से 10 साल बाद नहीं जा सकते हो, आप वर्तमान में ही हो। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक्चुअल एक ही प्रकार का समय होता है, वो है प्रेजेंट। जो पास्ट और फ्यूचर का विभाजन है, वो ग्रामर का विभाजन है, गणित का विभाजन है, कालखंड की गणना का विभाजन है, वो जीवन में लागू नहीं हो सकता है। वो इसलिए है कि हम जीवन का हिसाब किताब करें, जीने के लिए नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जीवन के हिसाब किताब के लिए है, जीने के लिए नहीं है। जीने के लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है। अब मान लीजिए अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट ही आप जी रहे हैं, यही प्रेजेंट जब बीत जाएगा तो पास्ट बन जाएगा, और फ्यूचर में आपकी कोई चीज होती नहीं है, वो आता जाएगा, जो आएगा वही प्रेजेंट होगा। तो कुल मिलाजुला करके एक्चुअल में तो हमारे पास सिर्फ यही है, एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ यही है। लेकिन मैक्सिमम लोग या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं, बैठे हैं या तो पास्ट में हैं या तो फ्यूचर में हैं। अब आप खुद बताओ, जब यदि मैक्सिमम लोग, सच यह है कि आपके पास सिर्फ वर्तमान है जीने के लिए, लेकिन जब आप संसार को देखते हो तो आदमी या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में है, और इन्हीं लोगों को अज्ञानी कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। यानी जो हाथ में है उसकी परवाह नहीं है, जो नहीं है उसी के लिए भागे जा रहे हैं। यही अज्ञानता है, यही मूर्खता है। तो ज्ञान क्या है? ठीक, ज्ञान यह है अपने वर्तमान को जीना, अपने वर्तमान को जीना, जी भर के जीना। जब जो काम कर रहे हो वही रहना, उसी काम को करना, उसी काम में डूबना, और इस बात का अभ्यास करते रहना। यही बातें कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाई थी, यही बातें कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाई थी। और कृष्ण ने कहा था गीता में, पूरी गीता का सार यही है कि आपके पास ये जो पास्ट और फ्यूचर नाम है, यही माया है, यही अज्ञान है, यही सबसे बड़ी मानव जीवन की विडंबना है, और यही सबसे बड़े दुख का कारण है। क्योंकि हमारे पास जीने के लिए प्रेजेंट है, हम जीते या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर है, प्रेजेंट को जी नहीं पाते हैं, तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, वही दुख बन के आता है। इसलिए हर क्षण वर्तमान में रहिए। अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, और जो लोग अतीत में है, भविष्य में है, वर्तमान में नहीं है, वही अज्ञानी, वही मूर्ख है। तो जीना है वर्तमान में, हर क्षण को जीना है। तो कैसे जीना है? क्या करें कि हम हमेशा वर्तमान में रहें? इसी को मानसिक योग कहा गया, इसी को मानसिक योग कहा गया। तो आपको अभ्यास करना है, आपको अभ्यास करना है वर्तमान में रहने की। पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान में है। और चैट बॉक्स में है तो इसका मतलब या तो अतीत की बात हो रही है या तो भविष्य की बात कर रही है। याद रखिएगा, आज से, अभी से हर व्यक्ति को आदत डालनी है वर्तमान में रहने की, वर्तमान को